हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारी मैथ में क्लास नंबर 39 वाली है और अपना चल रहा था बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की आज अपनी लास्ट क्लास रहेगी। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपका सिलेबस है, इतना सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास अपनी मेंसुरेशन की रहेगी। ठीक है, चलिए बेटा पहला क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। और कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैम क्वेश्चंस का लेवल है ना थोड़ा सा हार्ड जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चंस का लेवल जो है वो हार्ड नहीं है बेटा। आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें कराई जा रही हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो आपको ये वाला लेवल देखने को मिल रहा होगा। हाँ, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस उसमें आपको इजी मिल रहे होंगे। तो केवल अगर अगर आप इजी पढ़ते हैं तो इजी से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समझ रहे ना, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो आप इजी में फंसे रहेंगे 2-4 साल और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मुझे ये वाला लेवल भी करना पड़ेगा। मैं तो प्रीवियस ईयर लगाती रहती हूँ तो मेरे को तो पता है कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। आप भी मेरे हिसाब से लगा रहे होंगे अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि मार्च या अप्रैल में आपका पेपर होगा। डेट तो नहीं आई है तो मैं फाइनल तो मतलब कंफर्म तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मार्च या अप्रैल में आपका पेपर होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये चीजें जो मैं आपको करा रही हूँ, लेवल करा रही हूँ, आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इतना कह सकती हूँ, लेकिन लेवल अपना गिरा नहीं सकते बेटा। समझ रहे हो ना, पेपर में ये लेवल आपका रहेगा। मैं पहली क्लास में थोड़ा सा इजी कराती हूँ इसलिए कि आपको चीजें समझ में आए, फिर धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाती हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ट्रिक से काम चल जाएगा तो सिर्फ ट्रिक से काम नहीं चलेगा। ट्रिक से कुछ क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर में आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम मान के चलो 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप ट्रिक से सॉल्व हो जा रहे होंगे। ठीक है, या इजी लेवल की बात करें तो 15 या 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा इजी से होंगे, आपको देखने को मिल रहे होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे 30-35 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं मैथ में एनटीपीसी में। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको इस लेवल के ही देखने को मिलेंगे। तो आप ये सोच रहे हैं कि 15 या 18 क्वेश्चन सॉल्व करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना, एक एक क्वेश्चन की आपको वैल्यू समझनी पड़ेगी। एक एक क्वेश्चन की नहीं, एक एक नंबर की 0.1 नंबर की भी वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। इससे भी लोग सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आए, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला लेवल लेके चलना पड़ेगा। अगर आप कहीं दूसरी जगह पर देख रहे हैं कि कोई टीचर आपको इजी करा रहे हैं, तो हो सकता है वो करा भी रहे हो इजी। ठीक है, क्योंकि उनको अपना फीस से मतलब है, और वो फिर मेंस के लिए अलग से बैच लॉन्च करेंगे। अभी आपसे फीस लेंगे, फिर मेंस में आपसे फीस लेंगे। और प्री आपका मान लो कि आपका इजी कर लिया आपने, और जीएस और रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है तो प्री निकल भी जाए, मान के चलो। ठीक है, निकल भी जाए, लेकिन मेंस के लिए फिर क्या करोगे आप? मेंस के लिए फिर आपका इसी से मुकाबला होगा, इसी लेवल से मुकाबला होगा। तो फिर आप खुद को मूर्ख क्यों बना रहे हो? जब आपको पता है कि आपको ये लेवल करना ही है, लेवल पढ़ना ही है, तो अभी क्यों नहीं पढ़ सकते आप? अभी करिए इस चीज को। टाइम क्यों खराब करना? टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज होती है बेटा। इसको जितनी जल्दी आप समझ लोगे उतने फायदे में रहोगे। नहीं समझोगे तो देखो मैं तो सिर्फ समझा सकती हूँ। आपकी मर्जी है कि आप खुद को कब तक मूर्ख बना के रखेंगे कि ट्रिक से काम चल जाएगा, इजी से काम चल जाएगा। नहीं चलेगा। मैंने प्रीवियस ईयर करा रखे हैं, आप जाकर के देख लो उसमें लेवल क्या है। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं लगा रहे तो मैंने करा रखे हैं रेलवे एनटीपीसी के। मेंस में जो लेवल है ना, इससे भी ज्यादा हाई है। सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन आपके उसमें पूछे गए हैं एनटीपीसी वाले मेंस वाले पेपर में। सीजीएल मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीजीएल मेंस के उसमें देखने को मिलेंगे, आपको रेलवे एनटीपीसी वाले मेंस वाले पेपर में। तो आप देख लो कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। अभी आपको टाइम खराब करना है, फिर इसी लेवल तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। इस बात की तो पूरा गारंटी है मेरी तरफ से, कंफर्म है कि आपको लेवल सीखना ही पड़ेगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। बाकी आप देख लो कि आपको कैसे पढ़ना है। मैं मूर्ख नहीं बना सकती। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जो है लेवल थोड़ा सा हार्ड करा रही हूँ, आपके पेपर में ये नहीं आएगा, तो आप मूव ऑन कर सकते हैं बेटा यहाँ से। ठीक है, आप वहां पढ़ सकते हैं जहाँ आपको लगता है कि आपके पेपर में ये आएगा। मैं मूर्ख नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने कर्मों को बहुत ज्यादा अच्छा रखना है। समझ रहे हो, मुझे मेरा जो किरदार है वो बहुत बेहतरीन बनाना है। बेहतरीन बोले तो जैसे किसी का लाइफ खराब नहीं करनी, किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना, किसी की लाइफ के साथ नहीं खेलना है, और किसी को झूठ नहीं बोलना है, किसी का बुरा नहीं करना है। तो अगर मैं इससे लेवल थोड़ा सा गिराती हूँ, लेवल को इजी कराती हूँ, तो आपके करियर के साथ खेलने वाली बात हो जाएगी, जो मेरे लिए मतलब मेरे किरदार पे वो सूट नहीं करता है। मुझे खुद का किरदार बहुत बेहतरीन बनाना है, मतलब बहुत अच्छा इंसान बनना है मुझे। किसी का भी बुरा नहीं, अपने फायदे के लिए किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना, किसी के करियर के साथ नहीं खेलना है। ठीक है, बाकी मैं इतना ही कहूंगी कि आप भी थोड़ा सा समझें इस चीज को जो मैं करा रही हूँ। मैं बस इतना कह सकती हूँ, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, नहीं आ रहा है समझ में, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अपना लेवल नहीं गिरा सकती हूँ, क्योंकि मेरी अंतरात्मा आपको मूर्ख बनाने के लिए कभी राजी नहीं होगी। ठीक है, मैं अपना मेरी लाइफ के कुछ रूल्स है जिन पे मैं चलती हूँ कि किसी के साथ मुझे धोखाधड़ी नहीं करनी है। जब हम मर जाते हैं ना, तो ये ईश्वर के पास जाके जवाब देना होता है कि आपने अपनी लाइफ में क्या किया। तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैंने लालच में आकर दूसरों के इमोशंस के साथ या दूसरों के करियर के साथ खेला। मैं अपना किरदार एकदम बेहतरीन रखना चाहती हूँ। समझ रहे? तो चलिए ज्यादा नहीं कहूंगा। आप भी एक खुद को बेहतरीन इंसान बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो देखो, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि
लोग बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, कोई बहुत सारा सामान कमाना चाहते हैं, कोई अपने किरदार को बहुत सारा ऊँचा बनाना चाहते हैं, समाज को छोड़ करके, पैसा को छोड़ करके। लोग क्या सोचते हैं ये छोड़ करके, वो सिर्फ़ इस पे ध्यान देते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमें ईश्वर देख रहा है। तो मैं इस पे ध्यान देती हूँ, जो मैं कर रही हूँ वो ईश्वर देख रहा है। तो मैं इस लेवल को अगर गिरा दूँगी तो ईश्वर ये कहेगा कि तुम अपने एग्ज़ाम से भटक रहे हो। समझ रहे हैं ना? आप जो जो आपका लेवल है उससे मैं भटक रही हूँ, तो मुझे नहीं भटकना है। बाकी आप देख लो, देखो अब मैं क्वेश्चन्स पढ़ती हूँ, ज़्यादा मैं जाऊँगी तो फिर भावना में बह जाऊँगी। यहाँ आती हूँ। ए और बी के बीच 66,300 रुपए को इस तरह से विभाजित कीजिए कि ए को 8 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि बी को 10 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि के बराबर हो, जहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। ठीक है? देखो बेटा, थोड़ा-सा थोड़ा-सा और बोल लेती हूँ। मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, बोलते-बोलते भूल गई। मतलब क्वेश्चन्स पढ़ते-पढ़ते मेरे को कुछ याद आ रहा था, भूल गई मैं। चलो फिर बाद में बोलूँगी। यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है? तो ए है और बी है हमारे पास में, तो हमसे कहा जा रहा है कि ए को जो है 8 वर्ष के लिए पैसा लगाया जा रहा है और बी को 10 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से, और ए को 8 वर्ष के बाद और बी को 10 वर्ष के बाद में बराबर-बराबर अमाउंट जो है प्राप्त हो, तो कितना-कितना पैसा इनको लगाया जाए, ठीक है? ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो बी को लगाया जा रहा है बेटा 10 साल के लिए, ठीक है? 10 साल के लिए, और ए को लगाया जा रहा है 8 साल के लिए। ए को लगाया जा रहा है 8 साल के लिए, ठीक है? 8 साल के लिए, और बी को लगाया जा रहा है 10 साल के लिए। तो मान लो कि यहाँ 8 साल के लिए और ये 2 साल के लिए, ठीक है? 10 साल के लिए, और हमसे कहा जा रहा है कि बराबर-बराबर उनको अमाउंट जो है प्राप्त हो। तो ये जो बी है बेटा, बी, ठीक है? मैंने पिछली क्लास में भी कराया था ऐसा क्वेश्चन, अभी भी करा रही हूँ मैं आपको। तो बी जो है बेटा, उसको पहले 2 साल में ए के बराबर होना पड़ेगा, फिर दोनों 8-8 साल का टाइम इनके पास होगा, फिर दोनों जो है बराबर-बराबर अमाउंट जो है प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है? तो बी को पहले 2 साल में ए के बराबर होना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है बेटा? 10%। 10% बराबर क्या होता है? 1/10 होता है। मैं ये कह सकती हूँ कि 10 से 11 होगा ये 1 साल में। 1 साल में कितना होगा? 10 से 11 होगा। तो 2 साल में कितना हो जाएगा बेटा? 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर मतलब कि 121, ठीक है? ये 1 साल में 10 से 11 होगा, तो 2 साल में कितना हो जाएगा बेटा? 100 से 121 आपका हो जाएगा, ठीक है? मतलब कि बी को मैं 100 रुपए लगा दूं और ए को मैं 121 रुपए लगा दूं, तो ये बी को 10 साल के बाद और ए को 8 साल के बाद बराबर-बराबर अमाउंट जो है प्राप्त हो जाएगा। ये जो 100 रुपए है 2 साल के बाद 121 रुपए बन जाएंगे 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। फिर बी भी यहाँ पे 121 होगा, ए भी यहाँ पे 121 होगा, और 8-8 साल का टाइम भी होगा, फिर बराबर-बराबर अमाउंट ये प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ से बी को 100 रुपए और ए को 121 रुपए, रेशियो में आपसे ले लेती हूँ ए और बी का, ठीक है? तो ए को हमने कितना लगा दिया? 121, बी को कितना लगा दिया? 100 रुपए। दोनों को मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 221 आ जाएगा, और 221 की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? 66,300 हमको दे रखी है। अगर इसकी वैल्यू 66,300 है, कितना गुना है बेटा इसका? 300 गुना है, 300 गुना। तो बी को कितना लगाया जाएगा? 30,000 रुपया लगाया जाएगा, और ए को कितना लगाया जाएगा बेटा? 0 0 3 1 3 3 2 6 3 1 3 36,300 रुपए ए को लगाया जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ए को 36,000 और बी को 30,000 रुपए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? मैं देखो फिर से समझा रही हूँ, मैं सिर्फ समझा सकती हूँ, आप समझो इस चीज को, आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। ये जो क्वेश्चन है आपका सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन है। अब देखो आप कहोगे सीएचएसएल का क्यों करा रहे हो मैम, रेलवे का क्यों नहीं करा रही हूँ? क्योंकि बेटा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैथ एक ही है, वो कहीं से कुछ भी डाल सकता है एग्जामिनर। आपको एनटीपीसी जो मेंस वाला पेपर है उसमें सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे देखने को। आपको एनटीपीसी प्री में भी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, पुलिस वाले, कांस्टेबल वाले, लेखपाल वाले बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि मैथ तो मैथ है बेटा, आपको सीखना है चीजें। अगर ये क्वेश्चंस आ गया, संख्या चेंज कर दी सिर्फ उसने, और यही क्वेश्चंस आ गया, फिर क्या करोगे आप? फिर आप वो देखोगे कि एनटीपीसी में नहीं पूछा गया था ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करूंगा, एग्जाम में से जाके लड़ोगे क्या आप? ऐसा नहीं करना, ये पागलपंती नहीं करनी है। जो मैं समझा रही हूँ समझ लो, फायदे में रहोगे। मैं सिर्फ समझा सकती हूँ आपको। तो ये आपका 36,300 और 30,000 रुपए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही आपको सारी चीजें करा रही हूँ। बस मैं चाहती हूँ भगवान आप समझ लो, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आपको सद्बुद्धि दे, आपका टाइम खराब ना हो। 3-4 साल के बाद जब आप थक जाएंगे भाग भाग के इजी के चक्कर में, ट्रिक के चक्कर में, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको यही पढ़ना था। तो वो 3-4 साल आप खराब ना करो, समझ रहे हो? टाइम बहुत वैल्यूएबल चीज होती है, उसकी कदर करना सीख लो। 13,540 रुपए को कमल और सुनीता के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि 5 वर्षों के अंत में कमल का हिस्सा 7 वर्षों के अंत में सुनीता के हिस्से के बराबर हो जाए। ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% वार्षिक है, तो कमल का हिस्सा क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, कमल है और सुनीता है हमारे पास में, तो हमसे कहा जा रहा है कि 5 वर्षों के अंत में कमल का हिस्सा 7 वर्षों के अंत में सुनीता के हिस्सा के बराबर हो। मतलब सुनीता को जो पैसा लगाया जा रहा है वो 7 साल के लिए लगाया जा रहा है, पहले 2 साल यहाँ पर और बाद में 5 साल यहाँ पर बेटा, ठीक है? और कमल को सिर्फ 5 साल के लिए दिया जा रहा है, कमल को सिर्फ 5 साल के लिए ही दिया जा रहा है, और हमसे कहा जा रहा है कि बराबर इनको अमाउंट जो है प्राप्त, ठीक है? ऐसा हमसे कहा जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, 8% बराबर क्या होता है बेटा? 2/25 होता है, 2/25। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि 1 साल में ये कितना होगा? 1 साल में ये 25 से कितना होगा बेटा? 27 होता होगा 1 साल में, ठीक है? नीचे ले लेते हैं इसको, यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ लिख लेती हूँ।
8% बराबर क्या होता है बेटा, 2/25 हमारा होता है, ठीक है, 2/25। तो एक साल में कितना होता होगा, 25 से 27 होता होगा, ठीक है, एक साल में 25 से 27 होगा ये, ठीक है, एक साल में कितना होगा, 25 से 27 होगा। 2 साल में कितना होगा, 25 का स्क्वायर 625 से कितना हो जाएगा, 27 का स्क्वायर 729। 2 साल में, 2 साल में होना इसको, ठीक है, 2 साल में। तो 2 साल में ये 625 से 729 होगा। मतलब कि मैं सुनीता को कितना लगा दूं, सुनीता को 625 रुपए लगा दूं और कमल को कितना लगा दूं, 729 रुपए लगा दूं। तो सुनीता को 7 साल के बाद और कमल को 5 साल के बाद में बराबर बराबर अमाउंट जो है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये 625 2 साल के बाद में 729 बन जाएंगे। फिर सुनीता के पास भी यहाँ पे 729, कमल के पास भी 729, फिर 5-5 साल में बराबर बराबर अमाउंट इनको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे रेशियो मिला, इनको कितना कितना पैसा देना है। तो सुनीता और कमल, सुनीता को देना है मेरे को 625 रुपए और कमल को देना है मेरे को 729 रुपए। दोनों को मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 14 और 5 और 13। इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 13,540 रुपए। इसकी वैल्यू 13,540 रुपए है। कितना गुना है बेटा इसका, 10 गुना है, 10 गुना। तो कमल का हिस्सा हमसे पूछा है, कमल का हिस्सा क्या होगा, कमल का हिस्सा ये वाला है, इसका 10 गुना हो जाएगा तो 7,290 रुपए कमल का हिस्सा होगा। इतना रुपया कमल के लिए लगाया जाएगा, ठीक है बेटा, समझ रहे। 7,290 रुपए। बताओ क्या हार्ड है इसमें, कोई हार्ड है इसमें, इतना इजी सा क्वेश्चन है, एकदम लल्लूएस्ट वाला क्वेश्चन है ये। हार्ड है इसमें, कुछ भी हार्ड नहीं है। चलो, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 5,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, हमसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से जो साधारण ब्याज हमको मिलता है, वो साधारण ब्याज 5,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। समझ रहे हो, 5,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष में 10% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, उस ब्याज का आधा साधारण ब्याज है। समझ रहे, तो मैं पहले इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालती हूँ, सीआई निकालती हूँ 5,000 रुपए का। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% बराबर क्या होगा बेटा, 10% बराबर होगा 1/10, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि एक साल में कितना होगा, ये 10 से 11 होगा एक साल में, ठीक है, एक साल में 10 से 11, ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट, ठीक है। तो 2 साल में, 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा बेटा, 2 साल में ये आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, मतलब कि 100 से 121 आपका हो जाएगा। ब्याज कितना मिलेगा बेटा आपको, इस पे 21 रुपए मिलेगा। इस 100 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 5,000 दे रखी है, 5,000। तो इस 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1,050 आ जाएगी, क्योंकि ये इसका कितना गुना है, 50 गुना है। 50 गुना करेंगे इसका तो 1,050 रुपए ये आपकी ब्याज जो है आ जाएगी। अब इसका आधा साधारण ब्याज मिलता है प्रिंसिपल पे, कोई प्रिंसिपल है उस पर, साधारण ब्याज पर दी गई राशि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो मान लो कि एसआई की बात करते हैं, एसआई की, ठीक है, ये जो हमको दे रखा है, इस प्रिंसिपल जो हमसे पूछा है, तो इस पर प्रिंसिपल पर 10% की दर से 10% की दर से 2 वर्ष में जो हमको ब्याज मिलता है, वो इसका आधा है। इसका आधा बोले तो 1,050/2 कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से 2 दूनी 4 से 25 बार आपका कट जाएगा, ठीक है। फिर 0 से 0 और ये p बराबर कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125 का मतलब क्या होगा, 125 ही लिखेंगे और 0 के 25 और ये कितना आ जाएगा 26, तो 2625 ये आपका आंसर हो जाएगा। 2625 ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने इसे काटा नहीं है, इसको इधर लेके गए 2 2 4 4 से इसको काटा 25 बार, फिर 0 से 0 और 105 × 25 करोगे तो 2625 आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि क्या होगी, 2625 होगी बेटा। इतना आसान तो है, बताओ इसमें क्या टफ है, कोई टफ लग रहा है क्या आपको। हाँ, आप ट्रिक लगाने में थोड़ा आपको सोचना पड़ रहा होगा, इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। बेसिक चीजें क्लियर करो, फिर आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी नहीं, समझ रहे ना। ट्रिक के पीछे नहीं भागना है आपको, मैं आपको बार बार बोलती हूँ, मत भागो मत भागो। जहाँ ट्रिक की जरूरत होती है मैं ट्रिक भी बताती हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक से ही करना है। जैसे अभी आज हम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करेंगे, उसमें थोड़ा सा ट्रिक आपको सीखनी है। फिर हम SICI के डिफरेंस वाले क्वेश्चन करेंगे, उसमें आपको ट्रिक से करना है। तो जो ट्रिक वाले क्वेश्चन है हमें ट्रिक से कराऊंगी उनको, ठीक है। ऐसे घबराए मत करो कि मैम ट्रिक से नहीं करा रही है, रेशियो से करा रही है। SICI रेशियो से करोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, इजीली कर पाओगे। ट्रिक में लगे रहोगे पूरा पेज भर जाएगा, आंसर आने की गारंटी नहीं है, उतनी देर में कोई बगल में बैठा हुआ बच्चा आगे निकल जाएगा, समझ रहे ना। आप सिलेक्शन से बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। मैं कैसे समझाऊं, आपके दिमाग में नहीं घुस सकती, मैं समझा सकती हूँ सिर्फ। एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए को 4.5% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि व्यक्ति ने 16,000 रुपए को 5% की चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो ब्याज के बीच का अंतर कितना होता, ये हमसे कहा जा रहा है, ठीक है। देखो बेटा, एक व्यक्ति ने 2,000 रुपए को, पेन आ जाओ भाई, 2,000 रुपए को 4.5% की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया है। यदि व्यक्ति ने 16,000 रुपए 5% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो ब्याज के बीच का अंतर क्या होता, यह हमसे कहा जा रहा है। मतलब कि इस वाली राशि पर साधारण ब्याज और इसका चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर हमसे पूछा है। तो पहले वाले केस में साधारण ब्याज हम निकाल लेते हैं। तो 2 SI हमको चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए बेटा, SI।
पेन चल रहा, चल गया, ठीक है। साधारण ब्याज हमको चाहिए, तो 20,000 रुपए का 20,000 रुपए का 4.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 साल का साधारण ब्याज, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाओगे 0 और 2 0 से 2 0, 45 दूनी 90 और 9 तिया 27, ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, 2700 रुपए आ जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज आपका 2700 रुपए आ गया। अब आपको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरा वाला, ये वाला, ठीक है। इस पर तो 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है इसमें, तो 5% बराबर होता है आपका 1/20। मतलब कि मैं ये कह सकती हूँ कि मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का, प्रिंसिपल और अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का अगर मैं रेशियो लू बेटा, प्रिंसिपल और अमाउंट का, तो 20 रुपए अगर हम लगाते हैं तो उस पर हमें 1 रुपया ब्याज मिलता है। 20 से 21 हो जाता है 1 साल में, ठीक है। 1 साल में कितना हो जाता है बेटा, 20 से 21 हो जाता है। तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर से 400 और 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, ठीक है बेटा। कितने टाइम में बेटा, 2 साल में, ठीक है, 2 साल में, 2 साल में। अब मेरे से कहा जा रहा है ब्याज, यहाँ पे मेरे को ब्याज का डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ से ब्याज कितना मिल रहा है बेटा, ब्याज मिल रहा है मेरे को 41 मिल रहा है। इस 400 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 16,000 रुपए। इस 400 की वैल्यू हमें दे रखी है बेटा 16,000 रुपए। 4 चौक 16, 40 गुना है, तो इसका भी कितना हो जाएगा बेटा, 40 गुना हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये आपका 0, 4 1 4 और 4 चौक 16, 1640 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1640। मुझे डिफरेंस चाहिए एसआई और सीआई का, ये आपका सीआई आ गया, ठीक है। इधर हमने क्या निकाला है बेटा, सीआई, ठीक है। सीआई निकाला है इधर हमने, 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना आ जाए, यहाँ नहीं लिखी, चलो यहाँ नहीं लिखती, चलो ठीक है। यही आपको पता तो चल रहा है, आपका सीआई है, ठीक है। मुझे एसआई और सीआई का डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पे एसआई कितना मिला है बेटा मेरे को, एसआई मेरे को मिला है 2700 रुपए, ठीक है। कितना मिला है, 2700 रुपए। और सीआई कितना है मेरे को, सीआई मिला है मेरे को 1640 रुपए। दोनों का डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, 1060 रुपए। 1060 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 360 और 700, 1060 रुपए। आगे बढ़े, 360 मतलब कि 2000 से 360 कम है तो ऐड करेंगे इधर। ये थोड़ा सा जल्दी करने का तरीका होता है, बाकी आप इसमें से माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें कोई टफ था, यहाँ पर हमने साधारण ब्याज निकाला, यहाँ पे हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला। अब फॉर्मूला लगा के बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो आपका बहुत बेकार वाला हो जाएगा, रेशियो लेके करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलो अभी मैं इंस्टॉलमेंट आपको सिखाऊंगी, ठीक है। आज हम 3-4 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, कुछ मिक्स क्वेश्चन है वो भी करेंगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट हो गया, एसआईसीआई का हो गया, डिफरेंस वाला वो भी करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसका कुछ कराती हूँ, सबसे पहले आपको ट्रिक ही बता देती हूँ, उसके बाद में अपना तरीका आपको समझाऊंगी। तो जो इंस्टॉलमेंट की ट्रिक होती है वो क्या होती है बेटा, वो होती है प्रिंसिपल बराबर प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो भी आप देंगे वो, ठीक है। और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1/1 प्लस के R/100 पहली इंस्टॉलमेंट, 1 साल के लिए बोलेंगे तो, ठीक है। प्लस 2 साल के लिए बोला तो 1/1 प्लस R/100 की पावर 2, ठीक है, 2 प्लस का 3 साल के लिए तो 1 प्लस का R/100 की पावर 3, ठीक है, 30 साल के लिए बोला है तो। और आगे ऐसे बोलेंगे तो आगे ऐसे 4 पावर लगा देंगे फिर करके, ठीक है। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। तो ये ट्रिक संतुष्ट हो जाएगी आपकी आत्मा से देख के कि मेरे को ट्रिक मिल गई, बट मैं आपसे फिर से कहूंगी कि चीजों को समझो कि चीजें काम कैसे करती हैं। तो ये तो आपका वाला तरीका हो गया ट्रिक, अभी मेरा वाला तरीका समझो। मैं रेशियो से कर रही हूँ तो रेशियो से ही आपको समझना है। इसमें सिर्फ आपका ये जो फॉर्मूला है, ये 1-2 क्वेश्चंस आपको मिलेगा जो कर पाएंगे, गारंटी नहीं है वो कर भी पाए आप, ठीक है। अगर आप रेशियो से चीजों को सीखते हैं तो बीच में पैसा निकाल लिया जाए या ऐड कर दिया जाए, वो आप क्वेश्चंस को फिर सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए बेसिक तरीका सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मेरा वाला तरीका क्या कहता है कि अगर हम इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं तो जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ ही मान लेती हूँ, समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो मैं 10% मान लेती हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। 10% बराबर क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। मतलब कि अगर आप 10 रुपए लगा रहे हैं तो 1 रुपए इस पे ब्याज मिलेगा आपको, ठीक है। तो 1 साल में 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 1 साल में 1 साल में क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। मतलब पहले जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो आपकी 11 की जाएगी, ठीक है। अगर आप 1 साल की बात कर रहे हैं तो 2 साल की बात कर रहे हैं तो बेटा 2 साल की बात कर रहे हैं तो 2 साल में कितना हो जाएगा, ये 2 साल में टाइम 2 गुना तो पावर 2 गुना, तो 10 की पावर 1 से 10 के बाद 2 मतलब 100 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 121 हो जाएगा। अगर आप 3 साल की बात कर रहे हैं तो बेटा 3 साल की अगर आप बात कर रहे हैं 3 साल की, ठीक है, 3 साल। अगर आप 3 साल की बात कर रहे हैं तो 10 की पावर 3 से 11 की पावर 3, मतलब कि यहाँ से 1000, यहाँ से आपका 1000 से कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 1331 हो जाएगा, 11 की पावर 3, ठीक है। अब क्योंकि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपको अगर बराबर बोल दिया, अगर जैसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट दी है तब भी ये लगेगा आपका, बीच में पैसा कुछ पैसा दे दिया, जैसे 1 साल के बाद कुछ पैसा चुका दिया, बाद बाकी पे ब्याज चल रहा है, बाद में इंस्टॉलमेंट देगा, तब भी आपका ये तरीका लगेगा। बराबर दे रखे तब भी लगेगा, सब पे लगेगा ये आपका, ठीक है। तो अगर बराबर बोल दिया जाएगा तो जैसे कि ये वाला हमारा 1331 है तो सभी हमारी 1331 की ही हमको इंस्टॉलमेंट बनानी पड़ेगी, समझ रहे हो। जितनी लास्ट वाली होगी उतनी ही हमको बराबर करनी पड़ेंगी सारी इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ बराबर करने के लिए मेरे को 11 से मल्टीपल कर लेती हूँ मैं 1331 बनाने के लिए, तो यहाँ मैं 11 से मल्टीपल करूंगी, तो इधर भी 11 से करूंगी। यहाँ कितना आ जाएगा, 1100 रुपए आ जाएगा बेटा। यहाँ कितना आ जाएगा, 1331 रुपए आ जाएगा।
1331 रुपए यहाँ भी मेरे को बनाना है तो 131 से करना पड़ेगा। तो इधर कितना आ जाएगा, ये 1210 आ जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका 1331 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपकी क्या हो गई, बराबर बराबर हो गई। अगर हमको प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बराबर बराबर देनी है तो इंस्टॉलमेंट को हमें बराबर बराबर कर लेना है। अब ये जो आ रहा है, ये जो वैल्यू आपकी आ रही है 1210, 1100 और 1000, ये क्या आ रही है बेटा, जो पैसा आपने उधार लिया है, जो पैसा आपने उधार लिया है वो मतलब कि प्रिंसिपल। ठीक है, ये क्या आ रहा है आपका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो पैसा आपने उधार लिया है। और इधर क्या आ रहा है बेटा आपका इंस्टॉलमेंट, जो आपको इंस्टॉलमेंट देनी है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो आपको पैसा देना है प्रत्येक इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये वाला। ठीक है, अगर ऐड कर देंगे सभी को ऐड करके नहीं, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट है। अब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा आपने दिया ऐड कर देंगे, पूरा पूछा जाएगा तो फिर ऐड करके लिख देंगे। केवल एक इंस्टॉलमेंट पूछिए तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट ये अलग अलग। देखो मैं बहुत अच्छे समझा रही हूँ, समझ लोगे फायदे में रहोगे। ये आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई और ये आपका जो पैसा आपने उधार लिया है वो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलो मैं इधर, और जैसे कि अगर केवल 2 साल की बात होगी तो अपना सभी में लगेगा। ठीक है, ये सभी में लगेगा। ये आपने नहीं सीखना, मैं फिर से बोल रही हूँ, बट आपकी अंतरात्मा नहीं मानेगी तो सीख लेना इसको। तो मैं आपको 2 साल के लिए बता रही हूँ। 2 साल की, अगर केवल 2 साल की बात होगी कि 2 साल का जो इंस्टॉलमेंट होगा वो कितना होगा, 2 साल में प्रत्येक साल कितना इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा, तो केवल 2 साल के लिए, केवल 2 साल के लिए मतलब कि 2 ईयर का अगर इंस्टॉलमेंट की बात होती है तो। ठीक है, 2 ईयर का इंस्टॉलमेंट की अगर बात होगी तो हम क्या लगा सकते हैं बेटा, तो हम लगा सकते हैं जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं मान लेती हूँ, कुछ भी मान लेती हूँ, 12.5% मान लेती हूँ। ठीक है, 12.5%, 12.5% बराबर क्या होता है, 1/8 होता है। मतलब 8 पर 1 रुपए आपको क्या मिलेगी, ब्याज मिलेगी। तो यहाँ से जो आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, प्रिंसिपल। अब देखो 8 पर 1 रुपया ब्याज मिल रही है तो इंस्टॉलमेंट 9 हो जाएगी, तो 9। ठीक है, 9/8। अब इंस्टॉलमेंट मुझे इक्वल रखनी है तो फिर से 9/8 नहीं, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17। दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये आपकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी यहाँ से। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1-2 क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट में 10% मान लेती हूँ। 10% बराबर क्या होता है, 1/10 होता है। तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, प्रिंसिपल इंटू का 10 पे 1 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 11/10। अब इंस्टॉलमेंट मुझे इक्वल रखनी है तो 11/21 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अभी मैं क्वेश्चन लूँ और वहां से सॉल्व करूँ। देखो अभी ये अगर समझ में नहीं आ रहा है ना आपको तो क्वेश्चन करेंगे, वहां से समझ में आएगा। ठीक है, रटना नहीं है कुछ भी, समझा करो चीजों को। कमलेश 6,800 रुपए उधार लेता है। उसने उधार लिया कितना, 6,800 रुपए, जिसे ब्याज सहित 2 समान किस्तों में चुकाना होता है। ठीक है, ब्याज सहित 2 समान किस्तों में चुकाना होता है। यदि दर 12.5% प्रतिवर्ष है तो प्रत्येक किस्त ज्ञात कीजिए, हमसे कहा जा रहा है। तो 12.5% अभी हमने लिखवाया था बेटा आपको। 12.5% बराबर क्या होता है बेटा, 1/8 होता है। तो एक साल में क्या होगा बेटा, ये 8 से 9 होगा। ठीक है, एक साल में क्या होगा, 8 से 9 होगा। 2 साल में क्या हो जाएगा बेटा, 2 साल की बात करें तो 8 का स्क्वायर से 9 का स्क्वायर मतलब 8 64 से क्या हो जाएगा, 9 81 हो जाएगा। अब इंस्टॉलमेंट बराबर देनी है, 2 समान किस्तों में चुकाता है तो इंस्टॉलमेंट को मुझे करना है इक्वल। तो यहाँ 81 बनाने के लिए 9 से मुझे गुणा करना पड़ेगा। इधर करूंगी तो 9 8 72 ये हो जाएगा, और इधर करूंगी तो 9 81 ये आ जाएगा। अब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई। इसको मैं ऐड करूंगी, कितना आ जाएगा, ये 6 और ये 13। और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट मेरी 81 की है। इंस्टॉलमेंट का सम नहीं पूछा है मेरे को, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट पूछी है तो मुझे 81 की वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 6800। तो 81 की कितनी आ जाएगी बेटा, ये इसका कितना गुना है, तो 13 पंजू 65 और 6 पंजे 30, 500 गुना है, 500 गुना। तो इधर भी 500 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 0 5 1 5 और 8 5 40, 0 1 0 आएगा। अच्छा 500 नहीं 500 गुना नहीं, 50 गुना है, 50 गुना। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। इसका भी 50 गुना करेंगे, हम लिख देती हूँ इंटू करके। इसका भी कितना करेंगे, 50 गुना करेंगे तो 0 5 1 5 और 8 5 40, 4050 रुपए की प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आपकी आ जाएगी। कितने की आ जाएगी, 4050 रुपए की। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका 50 गुना है। 12 13 पंजू 65, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, फिर 1 0, तो 50 गुना ये हो जाएगा। इधर भी फिर 50 गुना करेंगे तो 4050 रुपए की आपकी इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो मेरा ये वाला तरीका हो गया, रेशियो वाला जो हमने करा था इंस्टॉलमेंट को इक्वल करके, ये तरीका। ठीक है, ये वाला तरीका हमने इंस्टॉलमेंट को इक्वल करके करा है। अब ये वाला तरीका मैं आपको इससे भी बता देती हूँ। ये वाला तरीका जो हमने लगाया है इससे बता देती हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूले से आप करके देख लेना, वो आपके लिए लिख दिया है मैंने। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या था बेटा, 12.5% था। 12.5%, 12.5% बराबर क्या आता है, 1/8 आता है। तो मैंने कहा कि प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बराबर क्या होगा, प्रिंसिपल जो आपको दे रखा है 6,800 रुपए, इंटू का 8 पर 1 रुपया क्या मिल रही है हमें, ब्याज मिल रही है इंस्टॉलमेंट 9/8 इंटू का 8 और 9 17, तो 9/17 ये आ जाएगा। ठीक है, 17 से काटोगे तो 17 चौका 68 400, और फिर 8 से काटोगे तो 8 5 40 500, और ये आपका कितना आ जाएगा, 50। मतलब कि 9 में 81 और 50 करेंगे तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट कितना आ जाएगी, 9 में 81 50 करेंगे तो 5 1 5 और 8 5 40, ये आपकी आ जाएगी 54050। ठीक है, 4050 रुपए ये आपकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, एक ही बात है। तो केवल अगर 2 साल की बात होगी तो आप ये वाला तरीका लगाएंगे। बाकी आप अपने फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो फॉर्मूला आपके लिए लिखा हुआ है ऊपर, इसे देखेंगे
और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पागलबंदी अपने से नहीं होगी, आपके लिए लिख दिया है वो हमने। चलो, 4,620 रुपए का राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है। ब्याज दर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो, हमसे 4,620 रुपए की राशि 2 बराबर किस्तों में चुकानी होती है। मैं दोनों तरीके से बताऊंगी, जो मैंने अपने तरीके आपको बता रखे हैं। ठीक है, 10% बराबर क्या होता है बेटा? 10% बराबर होता है आपका 1/10। 1/10 मतलब 1 साल में कितना होगा? ये 10 से 11 होगा। तो 2 साल में कितना होगा बेटा? ये 100 से 121 हो जाएगा। ठीक है, 100 से कितना हो जाएगा? 121। ये 1 साल में और ये 2 साल में। अब प्रत्येक इंस्टॉलमेंट मुझे क्या करनी पड़ेगी? बराबर, यहाँ 121 है, यहाँ 121 से बनाने के लिए 11 से मल्टीपल, यहाँ भी 11 से करूंगी तो ये कितना आ जाएगा? 110 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बेटा? ये 121 आपका आ जाएगा। यहाँ भी 121, यहाँ भी 121। इंस्टॉलमेंट मेरी क्या होगी? बराबर बराबर होगी। इसको मैं ऐड करूंगी दोनों को, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 210 आ जाएगा। 210। इस 210 की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है बेटा? 4620 दे रखी है। कितना गुना है इसका? तो आप कहेंगे कि 0 से 0 जाएगा और 21 दूनी 42 और फिर 21 दूनी 42, 22 गुना है। तो जो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट होगी बेटा, वो भी कितने गुना हो जाएगी? 22 गुना हो जाएगी। 22 गुना। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका लास्ट में दो में दे रखा है 22 एकन 22, कैरी लेंगे 2, 22 दूनी 44 और 2 कितना हो जाएगा? 46, कैरी लेंगे 4, तो 22 एकन 22 और 4 कितना होगा? 26। 2662 रुपए ये आपकी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। 2662 रुपए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? चलो मैं देखो इधर अपना वाला तरीका लगाते हैं, दूसरा वाला 2 साल के लिए बताया था मैंने, उससे भी बता देती हूँ आपको एक बार। इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे ना लिख करके, तीर कमान जो हमने बना दिया ऐसे बनाते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है हमको और जगह भी बहुत ज्यादा घेर रहा है, ये टेढ़ा मेढ़ा बना दिया हमने। थोड़ा सा सीधा सीधा करते हैं इसको, ऐसे कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू हमको दे रखी है वो दे रखी है 4,620 रुपए। ठीक है, ये इसका कितना गुना है? तो इसका ये 22 गुना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? इसकी भी 22 गुना हो जाएगा और इसका हम 22 गुना करेंगे तो ये आपका 2662 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2662 आपका आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं अपना वाला तरीका बताती हूँ, जो मैंने अपना वाला तरीका 2 साल के लिए कैसे करेंगे। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बराबर क्या होगा बेटा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमको? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 10% दे रखी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। 10% बराबर क्या होता है? 1/10 आपका होता है। ठीक है बेटा, तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बराबर प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 4,620 रुपए और ये 10 पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, मतलब 11/10 और इंस्टॉलमेंट मेरे को इक्वल रखना है तो 11/21 ये आपका हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 आप उड़ा देंगे और 21 से इसको काटेंगे तो 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42। तो प्रत्येक इंस्टॉलमेंट बराबर कितना आ जाएगा? 11 का स्क्वायर 121 इंटू का 22, मल्टीपल करेंगे दोनों का तो कितना आ जाएगा? 2662 रुपए और ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। समझ गए? ये आपका आंसर हो जाएगा। बस आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, दोनों तरीका आपके लिए बेस्ट है। तो ट्रिक वाला तरीका वो छोड़ करके दोनों तरीके आपके लिए बहुत अच्छे हैं। चलो, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में प्रत्येक 44,100 रुपए में वापस करना होगा। यदि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष है जो वार्षिक रूप से संयोजित है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना होगा ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में प्रत्येक 44,100 रुपए वापस करना है। प्रत्येक किस्त हमको दे रखी है इस बार। यदि ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष है तो वार्षिक रूप से संयोजित है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है, ब्याज हमसे कहा जा रहा है। तो अपना वाला तरीका लगा देते, लास्ट वाला 2 साल वाला, उसे जल्दी हो जाएगा, उसी से कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेरे को प्रिंसिपल चाहिए, किस्त मेरे को दे रखी है प्रत्येक, तो प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा बेटा? किस्त 44,100 रुपए बराबर प्रिंसिपल इंटू का 5% बराबर क्या होता है बेटा? 1/20 होता है आपका। 5% बराबर 1/20। 20 पर 1 ब्याज मिल रहा है तो इंस्टॉलमेंट 21 रही होगी बट्टे 20 और इंस्टॉलमेंट तो 21 ही रहेगी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 41। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। यहाँ से आप काट दो इसको, 21 का मल्टीपल करेंगे 141 हो जाएगा और इससे 441 स्क्वायर 441 ये आपका कट जाएगा 100 बार। ठीक है, तो प्रिंसिपल बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 100 इंटू का 20 इंटू का ये वाला 41। तो 41 दूनी कितना होगा बेटा? 82 और यहाँ पर 3 जीरो और लगा देंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। अब एक इंस्टॉलमेंट की बात करें, एक इंस्टॉलमेंट आपकी कितने की है? 44,100 रुपए की है। तो 2 इंस्टॉलमेंट कितने का आ जाएंगे? 2 इंस्टॉलमेंट दी है बेटा, तो 2 इंस्टॉलमेंट कितने के आ जाएंगे? 44,100 इंटू के 2, 44,100 लिखना है मेरे को। 44,100 इंटू के 2 इंस्टॉलमेंट दी है बेटा। ठीक है, तो 0 0 और 2 और 8 और 8। ठीक है, 8 लिख जाओगे ठीक से। ये आपका 88,200 रुपए। ठीक है, 88,200 रुपए, 82,000 रुपए का पैसा है, प्रिंसिपल है हमारा और 88,200 रुपए हमने चुकाया है। तो ब्याज कितना लगा होगा बेटा? ब्याज लगा होगा, इसमें से इससे माइनस करेंगे तो 6,200 रुपए। 6,200 रुपए का ब्याज दिया गया होगा और कुल ब्याज कितना दिया गया यही हमसे पूछा है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें कुछ टफ था क्या? टफ था इसमें? नहीं था कुछ भी। तो आपने ये सीखना है बेटा। ठीक है, ये सीखना है आपने, इसी से करना है एग्जाम में, इसी से
जल्दी कर पाओगे, जो आपका ट्रिक या फॉर्मूला है उससे नहीं कर पाओगे जल्दी, आपको ये तरीके सीखने हैं। इसे हटा देती हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित ऋण दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक 6,760 रुपए में लौटाया गया था। यदि ब्याज की दर 8% प्रतिवर्ष थी तो वार्षिक रूप से संयोजित थी, तो ऋण पर कितना ब्याज चुकाया गया था। यहाँ भी ब्याज हमसे पूछा है, तो ये हमको दे रखा है 6,760 रुपए बराबर प्रिंसिपल इंटू का 8% बराबर 2/25 होता है आपका, मतलब 25 पर आपको 2 रुपए ब्याज मिल रही है, तो ये 27/25 होगा। ठीक है, और किस्त हमारी बराबर रहेगी 27 की, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 5 12, मतलब कि 52 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 52 आ जाएगा। अब देखो 27, ठीक है ना, 8% तो 25, 2/25, 27 का स्क्वायर तो नहीं बनेगा, फिर मैंने गलत कर दिया क्या कहीं। यदि ब्याज की दर 8% प्रतिवर्ष थी जो वार्षिक रूप से संयोजित थी, तो ऋण पर कितना ब्याज चुकाया गया था। 26 का स्क्वायर बन रहा है 676, ये तो एक निश्चित ऋण दो समान अर्धवार्षिक किस्तों में, अच्छा अर्धवार्षिक है ना, मैं भी गलत कर रही हूँ ना, ध्यान मेरा है नहीं यहाँ पर, अर्धवार्षिक है तो फिर ये 8% नहीं लगेगा, फिर ये 4% लगेगा। ठीक है, अर्धवार्षिक में चुकाया गया है दो समान किस्तों में, तो ये आपका 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। 4% बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1/25 आ जाएगा। ठीक है, 1/25, तो अब 25 पर 1 रुपया क्या मिलेगी, ब्याज मिलेगी, तो यहाँ पे 26/25, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट बराबर 26, और दोनों को ऐड करूंगी तो ये 51 आ जाएगा। ठीक है, 51। अब यहाँ से सॉल्व करूँ तो 26 का स्क्वायर बन जाएगा ये 676, ये आपका 10 बार चला जाएगा, 10 बार। फिर ये प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बेटा, प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 25 एकन 25, 2 कैरी बचेंगे, 25 पंजे 125, और कितना हो जाएगा 127। ठीक है, और ये आपका 0 12,750 रुपए, 10 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक इंस्टॉलमेंट कितने की, दो इंस्टॉलमेंट कितने की आ जाएंगे बेटा, दो इंस्टॉलमेंट कितने की आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपका 6,760 इंटू का 2। ठीक है, 6,760 इंटू का 2 बराबर 0, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, और 6 दूनी 12 और 1 13, 13,520 रुपए आपने चुका दिए हैं। 12,750 रुपए लिए थे और 13,520 रुपए आपको चुकाने पड़े हैं, तो आपको ब्याज कितना देना पड़ा होगा बेटा, जो आपको ब्याज इस पर लगा है, CI जो लगा है वो कितना लगा होगा बेटा, वो लगा होगा 250 और 500, 750 और 20, 770 रुपए, 770 रुपए का आपने इस पर ब्याज दिया होगा। ठीक है, 750 मतलब 770 रुपए का, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो देखो इतना इजी था, ये टफ था क्या, यहाँ पे थोड़ा सा अर्धवार्षिक आपको समझना था, मैंने इसको वार्षिक पढ़ लिया था और 8% से कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा गलत हो गया था पहले। फिर हमने अर्धवार्षिक पढ़ा, फिर हमने कहा अर्धवार्षिक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा 4%, क्योंकि जो 8% है ना ये पूरा 12 महीने के लिए है। 12 महीने के लिए अगर हमारा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमारा 6 महीने के लिए कितना आ जाएगा बेटा, आधा हो जाएगा 4%। ठीक है, 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा आपका 4% हो जाएगा, टाइम 1/2, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/2, समझ रहे। चलो इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, देखो एक आदमी 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,500 रुपए उधार लेता है, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में 2,000 रुपए का भुगतान करता है, ऐसी 3 किस्तों के बाद उसका कितना बकाया है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो बकाया पूछा है, अब काम नहीं करेगी आपकी समझ, उसने 3 किस्तें 2,000 रुपए की चुका दी, उसके बाद कितना पैसा बकाया रह गया ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 12,500 रुपए उसने उधार लिया था, 20% बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 20% बराबर आ जाएगा आपका 1/5, कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो मैं 1 साल की अगर बात करूं, ऐसे यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसको थोड़ा स्पेस की जरूरत है मेरे को, मैं यहाँ लिख लेती हूँ 20% बराबर 1/5। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो मैं प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करूं 1 साल में, ठीक है, 1 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करूं 1 साल में, तो कितना हो जाए 5 से 6 होता है, कितना होता है 5 से 6 होता है। तो 5 की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, 12,500 दे रखी है 5 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये इसका कितना गुना है, 5 दूनी 10 और 5 25, 2500 गुना है, तो 25 छिक्के 150, 15,000 रुपए आपका आ जाएगा, 15,000 रुपए। ठीक है, अब 1 साल के बाद क्या 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 कराया आपने, 2,000 रुपए चुका दिए, यहाँ से 2,000 रुपए, 2,000 रुपए आपने दे दिए, तो बचा कितना होगा 13,000 रुपए बचा होगा, कितना बचा होगा बेटा 13,000 रुपए बचा होगा। अब 13,000 से फिर से 1 साल में कितना होगा, ये 5 से 6 होगा 1 साल में, 1 साल में कितना होगा बेटा, ये 1 साल में आपका 5 से फिर से ये 6 होगा। अब 5 की वैल्यू आपको ये दे रखी है 13,000 रुपए, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पर ये इसका कितना गुना है, 5 दूनी 10 और 5 छिक्के 30, 1600 गुना है, 16 पंजू 80 और 16 छिक्के 96, तो ये आपका गलत जा रहा है क्या, 5 दूनी 10 और 5 छिक्के 30, 2600 गुना है, बाप रे मैं भी गलत कर रही हूँ, 2600 गुना है। ठीक है, तो 2600 का करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 0 6 36, कैरी लेंगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15,600। ठीक है, 15,600 रुपए, ये 15,600 रुपए आ गया आपका यहाँ पर, मैं नीचे लिख लेती हूँ उसको भी। ठीक है, नीचे लिख देती हूँ ताकि
ऊपर नीचे करने में दिक्कत ना हो। ये कितना आ जा रहा है हमारा 15,600 रुपए आ जा रहा है। यहाँ पर भी एक साल, अगले 1 साल के बाद इसने 2,000 रुपए फिर से दे दिए। यहाँ पर भी इन्होंने 2,000 रुपए दे दिए बेटा। 2,000 रुपए दे देंगे तो कितना बचेगा, 13,600 रुपए बचेगा। कितना बचेगा, 13,600 बचेगा। अब फिर से ये 1 साल की बात हो रही है, तो फिर से कितना होगा बेटा, 5 से ये 6 होगा। फिर से कितना होगा, 5 से 6 होगा। 5 की वैल्यू हमको दे रखी है, कितना गुना है बेटा ये, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, ये आपका 2720 गुना आ जाएगा। ठीक है, 2720 गुना। इधर 2720 गुना करेंगे इसका तो 0, 6 दूनी 12 और कैरी लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 1, 7 पन्ना 35, 7 छके 42 और 43, कैरी लेंगे 4 और 6 दूनी 12 और 4 कितना होगा बेटा 16, 16,320 रुपए। तो 16,320 रुपए में से यहाँ पे 2,000 रुपए फिर से दे देगा वो। यहाँ पर उसने 2,000 रुपए फिर से यहाँ पे चुका दिया, 2,000 रुपए फिर से दे दिए। यहाँ पे माइनस कर दो और यहाँ पे माइनस तो मैंने कर दिया। ठीक है, तो कितना बचेगा बेटा, अब 16,320 में से 2,000 माइनस करेंगे तो 14,320 रुपए बचेगा, जो लास्ट में उसको देना होगा। ठीक है, 14,320 रुपए, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो उसमें आप ट्रिक नहीं लगा सकते थे, कहां से कहां तक चल के हम कहां आ गए वहां पर समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे लास्ट में उसको 14,320 रुपए देकर के उसका कर्जा मुक्त हो जाएगा। 2,000 रुपए का भुगतान करता है। ऐसे 3 किस्तों के बाद उसका कितना बकाया बचेगा, 3 किस्तों के बाद 14,320 रुपए बकाया बचेगा। 5 से 6 होगा, 2,000 रुपए चुका देंगे, फिर 13,000 बचेगा। फिर 5 से 6 होगा, फिर 2,000 रुपए चुका देंगे, फिर 13,600 बचेगा। फिर 5 से 6 होगा, फिर 2,000 रुपए चुका देंगे, 14,320 रुपए बचेगा। चलो, एक आदमी ने 30% वार्षिक दर से 30,000 रुपए बैंक से उधार लिए। 30,000 ने 3,000 रुपए, ठीक है, 30% वार्षिक दर से 3,000 रुपए उधार लिए। वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपए लौटा देता है। ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपए चुका देता है। 30% बराबर क्या होता है बेटा, 3/10 होता है। कितना होता है, 3/10 होता है। मतलब कि एक बार में कितना होगा, एक साल में कितना होगा, 10 से 13 होगा ये। ठीक है, कितना होगा, 10 से 13 होगा एक साल में। एक साल में इस 10 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है बेटा, 3,000 दे रखी है। 3,000 रुपए कितने गुना है, 300 गुना है, 13×3 = 39 करेंगे यहाँ पर तो 3,900 रुपए इसकी वैल्यू आ जाएगी। 1,000 में ब्याज लग के 3,900 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर क्या करता है बेटा, ये यहाँ पर ये 1,000 रुपए चुका देता है। 1,000 रुपए चुका देगा तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 2,900 रुपए आ जाएगा। 2,900 रुपए बचेगा बेटा। ठीक है, कितना बचेगा, 2,900 बचेगा। अब जो 2,900 बचा है, ये अगले साल में फिर से कितना होगा बेटा, फिर से 10 से क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, अगले 1 साल में 10 से 13 होगा। अब इस 10 की वैल्यू कितनी बेटा, 2,900 है, तो 13 कितनी आ जाएगी, कितना गुना है, 290 गुना। 290 गुना है, 13 का मल्टीपल करेंगे तो 0, 13 निम्मा 170, कैरी लेंगे 11, 13 दूनी 26 और 11 कितना होगा बेटा, 3,770 रुपए। ठीक है, 3,770 रुपए। और यहाँ पे फिर से ये 1,000 रुपए चुका देगा। ठीक है, फिर से यहाँ पर ये 1,000 रुपए चुका देगा तो कितना बचेगा बेटा, ये 2,770 रुपए। ठीक है, 2,770 रुपए बचेगा। अब 2,770 रुपए अगली बार फिर से कितना होगा, 10 से आपका 13 होगा। ठीक है, एक साल में, अगले 1 साल में 10 से 13 होगा। और इसकी वैल्यू ये दे रखी है हमको, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 सत्ते 91, कैरी लेंगे 9 आ जाएगा। 13 सत्ते 91 और 9 कितना होगा बेटा, 100 आ जाएगा। 10 कैरी बचेगा और 13 दूनी 26 और 10 कितना होगा बेटा, 13 दूनी 26 और 10 होगा आपका 36। तो 3601 रुपया यहाँ पर। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि चुकाने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, 1,000 रुपए वह प्रत्येक वर्ष के अंत में 1,000 रुपए लौटा देता है। ज्ञात करो कि तीसरे वर्ष के अंत में, तो तीसरे वर्ष के अंत में 3601 रुपया उसका बचेगा। तीसरे वर्ष के अंत में 3601 रुपया। ठीक है, 3601 रुपया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे वर्ष के अंत में 3601 रुपया आपका बचेगा बेटा। समझ पा रहे हैं, देखो मैं इतना बेसिक तरीके से समझा रही हूँ, आपको समझ में आया, इसलिए इसको हटाती हूँ, बस ऐसे लिख देती हूँ। अब देखो इसमें ट्रिक नहीं लगा सकते आप, तो मैं आपको यही समझा रही हूँ कि ट्रिक के ऊपर मत रहो, चीजों को समझो, चीजों को आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आपका काम चल पाएगा। 3601 रुपया यहाँ पर आपका आ रहा था, 3601 रुपया बेटा। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ये इसका कितना गुना है, ये है आपका 270 गुना। तो इधर भी 270 गुना करेंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। यहाँ से समझ में आ रहा है ना, 10 से 13, 10 से 13 गोला गोला बना देती हूँ। चलो 10 से 13 हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी 10 से 13 हो रहा है, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पर हमने माइनस प्लस करा है और कहाँ से हमने क्या करा है। अभी ठीक है, अभी समझ में आ रहा है, मिक्स तो नहीं हो रही ना चीजें, नहीं होनी चाहिए और समझ में भी आना चाहिए। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, मैं यही हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। अमित 8,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। वह पहले वर्ष के अंत में 2,800 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 2,600 रुपए का भुगतान करता है। 4 वर्ष के बाद ऋण चुकाने के लिए उसे कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो जाती है। ठीक है, 4 वर्ष के बाद ऋण चुकाने के लिए। तो देखो उसने पहले वर्ष के अंत में 2,800 रुपए दे दिए हैं और दूसरे वर्ष के अंत में 2,600 रुपए दे दिए हैं, और 4 वर्ष की बात हो रही है, तो अगले 2 साल का पूछा होगा। ठीक है, अगले 2 साल के बाद। तो चलो करते हैं। 10% हमको दे रखा है, 10%। 10% बराबर क्या होगा बेटा, 1/10 होगा। ठीक है, 1/10 होगा, मतलब कि एक साल में कितना होता होगा, 10 से 11 होता होगा एक साल में। ठीक है, एक साल में 10 से 11। और इस 10 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 8,000 रुपए दे रखी है। 10 की वैल्यू 8,000 रुपए, तो इस 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये इसका कितना गुना है, 800 गुना है, तो 11 8 88 8,800 आ जाएगी। ठीक है, 8,800।
अब 8,800 एक साल के बाद 2800 रुपए इन्होंने दे दिए हैं। एक साल के बाद क्या करा है, 2800 रुपए दे दिए हैं। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 0 0 0 और 6,000 रुपए, 6,000 रुपए बचेगा। ठीक है, अब 6,000 रुपए पर यहाँ पर फिर से क्या होगा, ये 10 से 11 एक साल की बात हो रही है। ठीक है, 10 से 11 अगले दूसरे साल से चुका दिया है तो 10 से 11 यहाँ पे हुआ होगा। अब ये जो 10 से 11 हुआ है, इस 10 की वैल्यू ये है बेटा। ठीक है, कितना गुना, 600 गुना है तो 11 कितनी आ जाएगी, 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66 मतलब कि 6,600 आ जाएगी। अब इस 6,600 में दूसरे साल में 2,600 रुपए उन्होंने चुका दिए हैं। ठीक है, तो माइनस कर दो 2,600 रुपए, 2,600 रुपए माइनस करेंगे तो 0 0 0 और 4,000 कितना आ गया, 4,000 आ गया। अब अगले 2 साल के 4 साल की बात हो रही है। तो अब ये अगले 2 साल में, अब एक साल में ये 10 से 11 होता है तो 2 साल में कितना होगा बेटा, ये 100 से 121 होगा। कितना होगा, 100 से 121 होगा बेटा। इस 100 की वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो इस 121 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, इसका कितना गुना है बेटा, ये 40 गुना है, 40 गुना। तो इधर भी कितना हो जाएगा, 40 गुना हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 0 4 एकन 4 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, 4840 रुपए से देना पड़ेगा। 4840 रुपए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको 4 वर्ष के बाद ऋण चुकाने के लिए भुगतान करना पड़ेगा 4840 रुपए, क्योंकि 2 साल तक इसने पैसा दिया है, बाकी के 2 साल में 100 से 121 होगा। 100 की वैल्यू है तो 121 की वैल्यू 4,840 रुपए आपकी आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखो इसमें क्या, आप इससे भी ज्यादा बेसिक कुछ होता है क्या, अपना ट्रिक फॉर्मूला लगाओ, इसे कर पाओगे क्या? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे? ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं बता रही हूँ, यही सीखना पड़ेगा आपको। चलिए, एक व्यक्ति ने 3 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि उधार ली, ब्याज सालाना चक्रवृद्धि है। 2 साल के अंत में उसने 6,634 रुपए की राशि का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपए का भुगतान करके कर्ज का भुगतान किया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है बेटा। देखो बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हमको दे रखा है। 2 साल के अंत में वो 6,634 रुपए का भुगतान करता है और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 13,200 रुपए का भुगतान किया और उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 10% दे रखी है। 10% बराबर क्या होता है बेटा, 1/10 होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ, इधर ही लिख लेती हूँ इधर ऐसे लिख देती हूँ। अरे बाबा रे, ऐसे मत हो प्लीज। तो 10%, ठीक है, 10% बराबर क्या होता है बेटा, 1/10 होता है। मैं ये कह सकती हूँ एक साल में 10 से 11 होगा। ठीक है, एक साल में क्या होगा, 10 से 11 होगा ये एक साल में। तो 2 साल में कितना हो जाएगा बेटा, 2 साल में ये 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर मतलब कि 100 से 121 हुआ होगा। ठीक है, कितना हुआ होगा, 100 से 121 हुआ होगा 2 साल में। अब तीसरे साल की बात हुई, तीसरे साल में उसने 13,200 रुपए चुका करके ऋण से वो कर्ज से मुक्त हो गया। तो अगले एक साल, 2 साल ही हो गए, अगले एक साल तीसरे साल के लिए। ठीक है, तो एक साल में ये 10 से 11 हुआ होगा। ठीक है, एक साल में 10 से 11 हुआ होगा। 2 साल के बाद इसने यहाँ पर 6,634 रुपए दे दिए हैं। उसके बाद जो पैसा बचा है उस पर ब्याज लग करके लास्ट में इसने 13,200 रुपए दिए हैं बेटा। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 13,200 रुपए है। ठीक है, 13,200 रुपए। तो इसकी कितनी आ जाएगी बेटा, 11 एकन 11 11 दूनी 22, 11 एकन 11 11 दूनी 22 मतलब कि इसका 1200 गुना है तो 12,000 रुपए 100 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 10 की वैल्यू 12,000 रुपए आ जाएगी। मतलब कि यहाँ पर इसने 6,634 रुपए देने के बाद 12,000 रुपए बचे होंगे, जिस पर ब्याज लग करके एक साल में 13,200 रुपए इसने दिए हैं। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। ओके, इसको गोला गोला बना देती हूँ। तो मैंने कहा कि यहाँ पर जो 2 साल में 100 से 121 हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ पर 6,634 रुपए देने के बाद इतने रुपए बचे हैं, तो यहाँ पर टोटल जो वैल्यू होगी वो 6,634 और 12,000 रुपए होगी हमारी। ठीक है, कितनी होगी, 6,634 और ये 12,000 रुपए, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करोगे तो 18,634 रुपए आपका बनेगा। ठीक है, ये इसका कितना गुना है, तो आप पहले तो एक बार जाएगा, फिर आपका 5 बार जाएगा और फिर आपका 4 बार जाएगा, लास्ट में 4 दे रखा। ठीक है, 154 गुना है। अगर ये इसका 154 गुना है तो ये भी कितना आ जाएगा, 154 गुना आ जाएगा। तो ये 15,400 रुपए ये आपका आंसर आ जाएगा। जो प्रिंसिपल होगा, जो पैसा उधार लिया गया होगा, वो होगा आपका 15,400 रुपए। तो 15,400 रुपए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो, इससे ज्यादा आसान तरीका हो नहीं सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसलिए ट्रिक ब्रिक के पीछे मत भागा करो भाई, मैं आपको बोलते रहती हूँ कि समझ लो समझ लो समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष ने इस शर्त पर एक रेफ्रिजरेटर खरीदा कि उसे 1,500 रुपए नगद भुगतान करना होगा। उसके बाद पहले वर्ष के अंत में 1,020 रुपए, दूसरे वर्ष के अंत में 1,003 रुपए और तीसरे वर्ष के अंत में 990 रुपए का भुगतान करना होगा। ब्याज 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लिया जाता है। रेफ्रिजरेटर के लिए भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। तीसरे वर्ष के अंत में 990 रुपए। तो 10% बराबर कितना है बेटा, 10% बराबर हमारा 1/10। तो एक साल में ये 10 से क्या होता होगा, 11 होता होगा। ठीक है, एक एक साल की बात हो रही तो ऐसे नहीं, यहीं पे डायरेक्ट लिखते थे। 1,500 रुपए उसने नगद भुगतान कर दिया है। रेफ्रिजरेटर के लिए भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो पहले बात तो ये 10 से 11 हुआ होगा एक साल में। ठीक है, एक साल में 10 से 11 हुआ होगा और पहले वर्ष के अंत में इसने यहाँ पर पैसा चुका दिया है कितना बेटा, 1,020 रुपए दे दिया है। ठीक है,
फिर ये अगले साल क्या हुआ होगा, 10 से 11 हुआ होगा अगले एक साल के लिए, और फिर इसने यहाँ पर कितना दे दिया है, 1003 रुपए इसने यहाँ पर दे दिया है, 1003 रुपए यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। फिर जो पैसा बचा होगा वो भी क्या हुआ होगा, 10 से 11 हुआ होगा बेटा, और एक साल के लिए, ठीक है, एक साल के लिए, और 990 रुपए का भुगतान करना होगा, ठीक है, लास्ट में तीसरे वर्ष के अंत में। यहाँ पे इसने कितना दिया है, 990 रुपए दिया है, मतलब कि इस 11 की वैल्यू क्या है बेटा, इस 11 की वैल्यू 990 रुपए है, तो इस 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 900 रुपए आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी, 900 रुपए आ जाएगी। मतलब यहाँ पर जो पैसा बन रहा होगा वो इतना देने के बाद इतना बचा है, तो यहाँ पर पैसा इसका और इसका सम बन रहा होगा, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा बेटा, ये 1903 रुपए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1903 रुपए, ठीक है, 1903 रुपए। इसका 11 का कितना गुना है बेटा, ये 11 एकन 11, 11 के बाद कितना बचेगा, 8 बचेगा यहाँ पर, 11 7 77 और 11 3 33, 173 गुना है। अगर इसका वैल्यू ये है बेटा, इसका वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1730 रुपए, ठीक है, 1730 रुपए। अब 1730 रुपए बचा है, ये 1020 रुपए देने के बाद, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसकी जो 11 है, इस वाले 11 की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम करेंगे तो 2700 और 50, 2750 रुपए, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2750 रुपए यहाँ पे बन रहा होगा आपका। ये इसका कितना गुना है, तो 11 दूनी 22 और 11 पन्ना 55, ये आपका 250 गुना है, ठीक है, इसका 250 गुना है इसका, ठीक है। तो इसका 250 गुना है, तो इसका भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 250 गुना आ जाएगा, तो यहाँ पे 2500 रुपए, कितना होगा बेटा, 2500 रुपए। अब देखो 1500 रुपए उसने नगद भी भुगतान करा है, नगद भी भुगतान करा है, 1500 रुपए नगद भी भुगतान करा है उसने, तो 1500 रुपए इसमें ऐड कर दो आप। टोटल रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना आ जाएगा बेटा, 4000 रुपए, ठीक है, कितना आ जाएगा, 4000 रुपए आ जाएगा। ये 4000 रुपए है, और हमसे कहा जा रहा है रेफ्रिजरेटर के लिए भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है, कुल ब्याज कितना आ जाएगा बेटा। अब देखो 4000 रुपए का रेफ्रिजरेटर था, और हमने पैसा कितना दिया है बेटा, 1500 रुपए तो यहाँ पे दिया है, कहाँ लिख ले, इधर लिख लेते बाबा, इधर लिख लेते हैं, चलो ठीक है, इधर लिख लेते हैं। तो 1500 रुपए तो ये हमने दिया है बेटा, 1500 रुपए ये वाला दिया है हमने, और प्लस का 1020 रुपए वहां पर दिया है, फिर हमने 1003 रुपए यहाँ पे दिया है, और फिर हमने 990 रुपए लास्ट में यहाँ पर दिया है, ठीक है। सभी को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 2000 3000, 10 इधर लगाएंगे, 4000, 4513, 4513 रुपए, ठीक है, 4513 रुपए भुगतान कितना किया है बेटा, 4513 रुपए का, 4513 रुपए का भुगतान किया गया है टोटल, ठीक है। और रेफ्रिजरेटर था कितने का बेटा, 4000 रुपए का था, तो 4000 इसमें से माइनस कर दो, आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास 513 रुपए, 513 रुपए आपने क्या किया होगा, ब्याज दिया होगा, तो 513 रुपए, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 513 रुपए का आपने क्या करा होगा, ब्याज दिया होगा। आप यहाँ भी लिख सकते हैं ऐड करके एक साथ, यहाँ भी लिख सकते हैं, फिर अपना डिफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। इधर लिख लो आप, टोटल भुगतान किया है आपने 1500 रुपए, प्लस का 1020 रुपए, प्लस का 1003 रुपए, प्लस का 990 रुपए, इनको ऐड करोगे तो 4513 रुपए का टोटल आपने भुगतान करा है। टोटल रेफ्रिजरेटर 4000 का था, 4513 रुपए अगर आपने दिया है, तो बाकी का क्या होगा, ब्याज होगा, और ब्याज कितना आ जाएगा, 513 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा दिया है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी समझ में आ गया, इधर से हटा दूं मैं, इधर से इसको हटा देती हूँ बेटा, देखो एक एक चीज आपको समझ में आए, इसलिए मैं एक एक दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन को समझाती हूँ कि कहाँ से कहाँ चीजें चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा, राजेश ने एक टेलीविजन खरीदा जिसकी कीमत 13,240 रुपए है, जिसके लिए उन्हें पहले साल के अंत में 2794 रुपए, दूसरे साल के अंत में 6292 रुपए, और तीसरे साल के अंत में, अंत में क्या है भैया 1331 रुपए का भुगतान करना होगा। 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लिया जाता है, नगद अग्रिम भुगतान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो इसको रेशियो से कर सकते हैं आराम से, 10% है, देखो 11 का मल्टीपल मेरा बन जा रहा है, इसलिए हम कर पाएंगे। तो ये आपका 10% बराबर क्या आ जाता है बेटा, 1/10 आ जाता है, 1/10, ठीक है, क्या आ जाता है, 1/10 आपका आ जाता है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि एक साल में क्या हुआ होगा, ये 10 से 11 हुआ होगा एक साल में, ठीक है। 2 साल में कितना होगा बेटा, 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर 121। 3 साल में क्या होगा बेटा, 3 साल में 10 का क्यू से 11 का क्यू, मतलब 1000 से कितना होगा, 1331 आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 साल में हो रहा है, और ये 2 साल में हो रहा है, और ये आपका 1 साल में हो रहा है। तो 3 साल के तीसरे वर्ष के अंत में कितना दिया है, 1331 दिया है। इस 1331 की वैल्यू, अगर हमारे पास 1331 है बेटा, तो इस 1000 की वैल्यू 1000 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसके दूसरे साल के अंत में कितना दिया इसने, दूसरे साल के अंत में इसमें 6292 रुपए दिया है बेटा। कितना गुना है इसका, तो आप कहेंगे कि इसका पहले देखो 12×60 तो 605 आएगा, ठीक है, 12×60 5 बार जाएगा, और फिर आपका ये 2 ही बार जाएगा 52, ठीक है। तो इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5200 रुपए आ जाएगा, 5200 रुपए इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। इधर कितना दिया यहाँ पर, पहले साल के अंत में कितना दिया इसने, 2794 रुपए यहाँ पर दिया है। कितना गुना है इसका 11 का, 11 दूनी 22, 5 बचेगा यहाँ पर, 11 पन्ना
55 और फिर 11 चौक 44। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, ये यहाँ पे आ जाएगा 2540 रुपए, 2540 रुपए। ठीक है, तो नगद अग्रिम भुगतान की गणना करें, ये हमसे कहा जा रहा है, जिसकी कीमत इतने रुपए थी बेटा। ठीक है, तो हमसे ये टोटल कितना आ रहा है, ये टोटल आ रहा है हमारा 2000, 7000, 8000, 8740 रुपए। ठीक है, 8740 रुपए, 8740 रुपए हैं, जिसे आपने किस्त के फॉर्म में दिया है, ब्याज ब्याज कर करके, और किस्त आपकी इतनी है। ठीक है, पहले इतना था, उस पे आपने ब्याज ब्याज लगा होगा 1 साल तक, फिर आपने इतना चुका दिया होगा, उसके बाद इतना चुका दिया होगा, उसके बाद फिर आपका ये बचा होगा, फिर ब्याज लगा होगा आपका, फिर आपने इतना चुका दिया होगा, लास्ट में आपने ये वाला देकर कर्ज से मुक्त हो गए। अब 13,240 रुपए की टीवी थी और इतने को आपने किस्तों के फॉर्म में दिया है लास्ट में, तो आपका 13,240 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, ये आपका आ जाएगा 0 0, और 12 में से 7 जाएंगे तो 5, और आपका 12 में से 8 जाएंगे तो 4। 4500 रुपए आपने नगद भुगतान कर दिया होगा, और बाकी का पैसा आपने किस्त के फॉर्म में दिया होगा, ब्याज ब्याज लग के आपका इतना गया होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो हमारा 13 का, इसका 11 का मल्टीपल बन गया था, हमें पता है 11 का क्यों, और 3 वर्ष की बात हो रही, 11 का क्यों बनेगा, तो फिर हमने रेशियो लेके ऐसे ही कर दिया था, फिर हमने माला जो बना रहे थे ऐसे नहीं किया था, समझ गए। तो डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि चीजें हमें कैसे कैसे करनी है, तो हमारा डेटा अच्छा वाला था यहाँ पर, तो हमने ऐसे कर लिया इसको। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुजन ने एक टेलीविजन इस शर्त पर खरीदा कि उसे 3000 रुपए खरीदते वक्त देने होंगे तथा प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में क्रमशः इतना इतना रुपया देने होंगे। यह चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.5% है, तो टेलीविजन का कुल मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 3000 रुपए इसने खरीदते वक्त ही दे दिए हैं, मतलब कि नगद भुगतान दे दिया है, तो टेलीविजन का मूल्य हमसे पूछा है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, 12.5% बराबर क्या होता है, 1/8 होता है। ठीक है, 1/8, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1 साल में कितना होगा, ये 8 से 9 हुआ होगा 1 साल में। फिर से ये यहाँ पे इसने 3600 रुपए दे दिया होगा, पहले वर्ष के अंत में 3600 रुपए दे दिया होगा, और फिर से 1 साल की बात हो रही थी, फिर से 8 से कितना हुआ होगा बेटा, 9 हुआ होगा। ठीक है, और फिर से इसने यहाँ पे कितना दे दिया है, यहाँ पर इसने 4860 रुपए दे दिया है, और फिर से ये कितना हुआ होगा, 1 साल में 8 से 9 हुआ होगा। ठीक है, और लास्ट में इतने रुपए देने होंगे इसको लास्ट में, मतलब इस 9 की वैल्यू, एक साल की बात हो रही है, 1 साल, और यहाँ भी 1 साल, और यहाँ भी 1 साल, मतलब इस 9 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 5832 रुपए दे रखी है बेटा। ठीक है, तो 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसका कितना गुना है, तो ये आपका आ जाएगा 9 छक्के 54, फिर 4 बचेगा, 9 चौक 36 और 9 8 72। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका मल्टीपल करो, 8 पंच 48 64, कैरी लेंगे 6 आ जाएगा, 8 चौक 32 और 6 38, कैरी लेंगे 3 आ जाएगा, 8 पंच 40, 8 48, 48 और 3 कितना होगा बेटा, 51। ठीक है, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर इतना पैसा देने के बाद ये आ रहा है, तो इस 9 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इन दोनों का सम, इस 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका, ये आ जाएगा आपका 4 लिख लेते हैं पहले तो, फिर 14 के 4 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, फिर 9 और 10 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, फिर आपका 10। ठीक है, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू। ये इसका कितना गुना है बेटा, इसका ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे 9 एकन 9, 9 11 बच चला जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 1 बचेगा, फिर 9 एकन 9, 9 छक्के 54, ये आपका 1116 गुना आ जाएगा। ठीक है, अभी ये 1116 गुना है इसका, तो इसका भी 1116 गुना ही होगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 छक्के 48, कैरी लेंगे 4 आ जाएगा, 8 और 4 12, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 8 एकन 8 और 1 9, फिर 8 एकन 8। अब यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये पैसा देने के बाद ये बचा है, इस पे चला होगा, तो यहाँ पे इसका जो सम आएगा, इसका ये क्या आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका 8 और 3 11000, 11 और 12000, 12528, 12528 रुपए, 12528 रुपए इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इसका कितना गुना है, तो आप कहेंगे 9 एकन 9 और 3 बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा ना, 9 3 27, और उसके बाद कितना बचेगा, 8 बचेगा, 9 निम 81, 9 निम 81, 9 निम 81 और 9 दूनी 18, ये आपका 1392 गुना आ जाएगा। फिर 1392 गुना ये इसका है, तो यहाँ पे 1392 गुना आएगा। इसकी वैल्यू 8 दूनी 16, कैरी लेंगे 1, 9 8 72 और 1 73, कैरी लेंगे 7 आ जाएगा, 8 3 24 और 7 कितना होगा 31, कैरी लेंगे 3 आ जाएगा, 8 और 3 कितना होगा 11, 11136 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। और 3000 रुपए उसने नगद भुगतान किया है, तो 3000 रुपए यहाँ पर हम ऐड करेंगे, 3000 रुपए नगद भुगतान भी किया है, तो 63141 14136 रुपए की टीवी होगी आपकी, 14136 रुपया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखो टफ लग रहा होगा ना, ये टफ नहीं है, कैलकुलेशन है बस, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है, टफ नहीं है, टफ नहीं कह सकते आप, सीखना है आपने ये सब भाई, तभी आप मैथ्स तक पहुंचोगे, मतलब कि मैथ्स क्लियर कर पाओगे। चलो प्री निकाल के सिलेक्शन नहीं होगा मैथ्स में, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये पागलपंती वाले तरीके आपने नहीं लगाने हैं। अभी हम एसआई और सीआई का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एसआई और सीआई। ठीक है, 2 साल का, 3 साल का, या केवल 3rd ईयर का पूछ रहे, जितने जैसा भी पूछा जाएगा वैसे देखेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवाती हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस पूछ लिया जाएगा तो अभी देखो ट्रिक चलेंगी आपकी, तो ट्रिक के लिए भागते रहते हो ना, सीख लो। अब देखो, अगर हमसे 2 साल का डिफरेंस पूछा है एसआई और सीआई का, ठीक है, 2 साल का डिफरेंस पूछा है, तो 2 साल के डिफरेंस को हम बोलते हैं D2। क्या बोलते हैं? D2 बोलते हैं 2 साल के डिफरेंस को। एसआई और सीआई का 2 साल का डिफरेंस D2, वो क्या होता है बेटा? वो होता है आपका P इंटू का R% जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होता है उसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर। ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह पर, P इंटू का R स्क्वायर बट्टे 10,000, ऐसे भी मिलेगा। अब देखो स्क्वायर करोगे तो R स्क्वायर परसेंटेज हटेगा 100 का स्क्वायर करोगे तो 10,000 बनेगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इंटू का R बट्टे 100, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कैसे भी लिख लो आप, एक ही बात है, लिखने का तरीका बस चेंज हो जाएगा, बात एक ही है, चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप वैसे लिख लो, ठीक है। चलिए, अभी तो ये तो हो गया अपना 2 साल का डिफरेंस। 3 साल का डिफरेंस अगर पूछ लिया जाएगा तो एसआई और सीआई का 3 साल के डिफरेंस को हम बोलते हैं D3। D3 बराबर क्या होता है बेटा? 3D2। D3 बराबर होता है आपका 3D2 प्लस D2 का R%, D2 का R%, ठीक है। ये क्या होता है? 3D2 प्लस D2 का R%, D2 आपका ये हो गया, और 3D2 बराबर D3 बराबर 3D2 प्लस D2 का R% आपका होता है, फॉर्मूला याद रखना। केवल तीसरे साल का डिफरेंस पूछा जाए तो केवल तीसरे साल का डिफरेंस, ठीक है, केवल थर्ड ईयर का, केवल तीसरे साल का, ठीक है, थर्ड ईयर में यहाँ पे लिख देती हूँ, सही से लिख जाओ भाई, केवल थर्ड ईयर का डिफरेंस, ठीक है, केवल थर्ड ईयर का डिफरेंस पूछा जाएगा तो उसको हम बोलते हैं डी थर्ड। क्या बोलते हैं बेटा? डी थर्ड बोलते हैं। और डी थर्ड बराबर क्या होता है? डी थर्ड बराबर आपका होता है 2D2 प्लस D2 का R%, ये आपका होता है डी थर्ड बराबर 2D2 प्लस D2 का R%। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। पहला तो ये वाला हमारा 2 साल के लिए, दूसरा 3 साल के लिए, और तीसरा केवल तीसरी साल के लिए डिफरेंस एसआई और सीआई में। अभी ये फॉर्मूले आपको मिल गए हैं, याद कर लेना। अभी हम क्वेश्चन पे आते हैं। 54,000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष की अवधि के लिए समान वार्षिक ब्याज दर पर 1215 रुपए है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो, 54,000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष की अवधि के लिए समान वार्षिक ब्याज दर पर 1215 रुपए है, ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो मेरे को दे रखा है 2 साल का डिफरेंस, मेरे को दे रखा है, प्रिंसिपल भी दे रखा है, तो 54,000 रुपए की राशि पर R% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट R स्क्वायर बट्टे 10,000, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। बराबर कितना दे रखा है? 1215 रुपए, 1215 सही से लिख जाओ भाई, 1215 रुपए। फॉर्मूला में आपको याद दिला देती हूँ, 2D2 बराबर, D2 बराबर क्या होता है? P इंटू का R स्क्वायर बट्टे 10,000, ठीक है, ये होता है, ठीक है, 10,000। समझ गए? यहाँ से आप 3 जीरो से 3 जीरो आप यहाँ से काट सकते हैं आराम से। उसके बाद किससे काट सकते हैं? उसके बाद R स्क्वायर बराबर कटेगा, यहाँ से कटेगा, यहाँ से काटोगे तो आपका 2 बार जाएगा, ऐसे नहीं, पॉइंट हटाना पड़ेगा, दल लेके जाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, यहाँ से मैं R स्क्वायर बराबर डायरेक्ट ऐसे लिख लेती हूँ, ये आपका 12, 15 और 0 बट्टे 54, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अभी आप 54 से काटोगे तो ये आपका 225 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से R बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 15 का स्क्वायर है, ये क्या है बेटा? ये आपका 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर उड़ा देंगे और R बराबर 15%, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगी इस पे? 15%। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे, पहले तो ये आपका 2 बार जाएगा, फिर से 2 बार जाएगा, फिर 4 पन्ना 20, 5 बार जाएगा। आगे बढ़े, चलो। 2 साल में 8% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 6,250 रुपए का है। अच्छा नहीं, अंतर नहीं है, पैसे हैं, रुपए है, प्रिंसिपल है। ब्याज पर 6,250 रुपए का अंतर क्या होगा? ठीक है, इस पर अंतर हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है। तो 6,250 रुपए पर 8% की दर से तो 8,864 बट्टे कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा, बराबर हमें बताना है। तो ये आपका 0 से 0 और 25 से काटोगे तो 25 बार जाएगा, और 25 से काटोगे तो 25 चौका 100, और उसके बाद फिर 8 45 और 8 8 64 और 25 और 8 45 40 रुपए, ये आपका डिफरेंस आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 रुपए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आसान लग रहा है ना? बहुत ऐसे ही आसान होता है ये। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। किसी धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 1.5 है, तो वह धनराशि क्या है? 2 वर्ष का। प्रिंसिपल मेरे से पूछा है 5%। अब देखो कितना बेसिक से ले रही हूँ मैं, है, इससे ज्यादा कुछ बेसिक होता है क्या? ये आपको 1.5 रुपए दे रखा है। अब देखो पॉइंट हटेगा, बट्टे में 10 आएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, 25 चौका 100 40, और प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा? 15 चौका 60, मतलब कि 600 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 600 रुपए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना बेसिक है बताओ, इससे ज्यादा बेसिक क्या होगा?
एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से सीआई और एसआई के बीच का अंतर 152 रुपए है। निवेश की गई राशि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो 3 साल के लिए बोल दिया हमसे, 3 साल के लिए 4% की दर से एसआई और सीआई का डिफरेंस 152 रुपए हमको दे रखा है। तो D3 बराबर हमने क्या लिखवाया, D3 बराबर हमने लिखवाया है 3D2 प्लस D2 का R%, ये मैंने लिखवाया, ठीक है, ये मैंने लिखवाया बेटा। तो मेरे को ये D3 दे रखा है, तो 3D2 प्लस D2 का R%, 4% बराबर क्या होता है बेटा, 4% बराबर होता है आपका 1/25। 4% बराबर क्या होता है बेटा, 1/25 होता है। तो D2 का R% मतलब कि 1/25 बराबर क्या दे रखा है आपको, 152 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 25 दिया 75 और 1 76, ये 76 D2 बट्टे 25 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 152, ये आ जाएगा। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, यहाँ से इसको काटोगे 2 बार कटेगा, और ये D2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका, 25 दूनी 50। D2 बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। हमसे क्या पूछा है, राशि ज्ञात कीजिए। D2 बराबर 50 क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू R², ठीक है। तो 4 का 4 चौक 16, 4 चौक 16 बट्टे 10,000 बराबर कितना दे रखा है मेरे को, 50 दे रखा है। बस बात खत्म। यहाँ से 4 से काट लो, करेक्ट है, 4 से काटना पड़ेगा। 4 से काटोगे 4 बार जाएगा, फिर 4 से काटोगे ये 25 बार जाएगा आपका, और ये आपका ये आ जाएगा। सही है ना। अब देखो 25 का कर लो, ज्यादा बढ़िया रहता है, 625 आ जाता है, इसको हटा देते हैं। चलो 625 स्क्वायर ही कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा यहाँ से। तो ये हमारा 4% बराबर ही है। तो हमसे पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इंटू इसका स्क्वायर कर लो, 1/625 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 50 रुपए। बस यहाँ से प्रिंसिपल बराबर 0, 25 कैरी लिखो 2, 5 2 10 और 2 12, 1 5 30 और 1 31, 31,250 रुपए। 31,250 रुपए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। बस बात खत्म, पैसा हजम। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले चलिए, देख लो एक बार अच्छे से। 3 साल का था हमारा, प्रिंसिपल पूछा था हमसे। ऐसे आप कर सकते हैं। वैसे तो मैं इसे तोड़ सकते थे 50 में, लेकिन वो मैं यहाँ से तोड़ के लिख देती तो फिर आपको समझ में नहीं आता वो, इसलिए मैंने तोड़ा नहीं उसको, मैंने डायरेक्ट इसको लिखा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा, 25 या 75 और 1 76/25 बराबर 152। 76 से काटोगे 2 बार, 25 दूनी 50, D2 हमारा 50 आ गया। D2 बराबर क्या होता है बेटा, D2 बराबर होता है हमारा P इंटू का R² बट्टे 10,000। ये क्या होता है बेटा, हमारा D2 होता है, D2 बराबर, ठीक है। तो D2 बराबर ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया था। अभी ठीक है, समझ में आ गया। चलो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें यदि मूलधन 15,625 रुपए हो और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 12% हो, ठीक है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें, मूलधन 15,625 रुपए हो और चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 12% हो। तो D2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। D2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 15,625 इंटू R² 144 बट्टे 10,000, ठीक है। या आप 144 बटे 10,000 ना करके आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू ले लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बेटा, 3/25 होता है। क्या होता है, 3/25। अब स्क्वायर करोगे 3 का तो 9 आ जाएगा, 25 का करोगे तो 625 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 625। तो इस 625 से इसको काटोगे तो ये आपका 25 बार कटेगा, क्योंकि ये क्यों है 25 का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, D2 बराबर कितना आ जाएगा, 25 निम्मा 225, 225 आ गया D2 बराबर। हमसे क्या पूछा है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 3 साल का। तो 3 साल का क्या होता है, D3 बराबर क्या होता है, D3 बराबर होता है 3D2 प्लस D2 का R%, ठीक है। यही होता है 3 साल का D3 बराबर। तो ये 3 D2 कितना हमारे पास में 225 रुपए प्लस D2 का 225 का R%, R बराबर कितना है 3/25, तो 3/25 रुपए बेटा। समझ गए मेरी बात। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 675 रुपए, 675 प्लस का 25 निम्मा और 9 तिया 27, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 90 और 12 702 रुपए, 702 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा 702 रुपए, ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ये आपका 3 साल का डिफरेंस आ जाएगा। इतना आसान तो है। चले आगे बढ़े, देखो साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज सालाना चक्रवृद्धि के बीच का अंतर 3 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 93 रुपए है। राशि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है 3 साल के लिए। अब देखो इसको तोड़ भी सकते हैं आराम से, 30 में टूट जाएगा ये, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगी। जैसे मैं आपको ये कह रही हूँ कि मेरे से D3 बराबर क्या होता है, D3 बराबर 3D2 प्लस D2 का R%, ठीक है, यही होता है। तो मैंने कहा कि ये मेरे को 93 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा, ये मेरे को 93 दे रखा है, 93 ये दे रखा है। तो मैं इसको 30 में तोड़ दूं, 30 में देखो 3, अगर मैं D2 को 30 मान लूं तो ये 90 हो जाएगा, 30 या 90 प्लस का 90 के बाद कितना बचेगा, 3 बचेगा। मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे रखी है, क्या इसका ये 10% है, यस है 10% है। तो मेरा आ गया ये D2 कितना आ गया बेटा, D2 मेरा 30 हो गया, बस बात खत्म।
D2 कितना होगा 30 हो गया। मेरे से क्या पूछा है, राशि पूछे, राशि। D2 बराबर क्या होता है बेटा, D2 बराबर आपका होता है प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वायर बट्टे 10,000 रुपए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1/10 स्क्वायर करेंगे तो 1/100 बराबर कितना दे रखा है मेरे को, 30 दे रखा है। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बेटा, 3,000 रुपए आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, 3,000 रुपए प्रिंसिपल, 3,000 रुपए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने इस बार तोड़ दिया था क्योंकि हमें 93 दे रखा था, 30 का बना देंगे तो आराम से बन जाएगा, और 30 का 10% 3 होता है, तो ये आपका आराम से हो गया था। आगे बढ़े। अगर आप ऐसे नहीं तोड़ पा रहे हैं, ऐसे इसको नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे ही करेंगे जैसे कि मैंने पहले करा था। मैंने D3 बराबर 3/2 प्लस D2 का R%, ठीक है, ऐसे मैंने लिखा था, ये लिखा था। अब आप ऐसे ही करेंगे इसको, 3D2 प्लस D2 का R% बराबर क्या है, 10% है, 1/10, ठीक है। कितना बेटा, ये 1/10। तो यहाँ से करेंगे 10 दिया 30 और 1 31, 31 D2/10 बराबर क्या है आपका 93। 31 से ये कितने बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, तो ये D2 बराबर कितना आ जाएगा, D2 बराबर आपका 30 आ जाएगा, 10 इधर जाएगा मल्टीपल में। D2 बराबर 30 है, तो ये क्या होता है प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10 का 1/10 का स्क्वायर करेंगे 1/100 बराबर 30 आपका है। तो यहाँ से ये 100 इधर चला जाएगा और P बराबर कितना आ जाएगा आपका 3,000 रुपए आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे तोड़ नहीं पा रहे हैं तो आप ऐसे इसको करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, देखो मैं इतने अच्छे से समझा रही हूँ, समझ लेना, नहीं तो अपना कुछ नहीं जाता, इसमें सिर्फ आपका घाटा। आपको पता ही है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर तथा 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर का अनुपात 29 और 9 दे रखा है, तो ब्याज क्या है ये हमसे कहा जा रहा है। देखो 2 वर्ष के लिए दे रखा है मेरे को, 3D2 बराबर क्या होता है D3 बराबर क्या होता है 3D2 प्लस D2 का R%, यही होता है, ठीक है। तो मेरे को ये क्या दे रखा है 29 दे रखा है, 29 बराबर 3D2 कितना मेरे पास 9 है, प्लस का D2 9 का, अब देखो कितना बचेगा यहाँ पर 9 या 27, 27 के बाद कितना बचेगा 2 बचेगा, ये 2, ठीक है। 29 बनाना है मेरे को, तो ये कितना बचा मेरे पास 2 बचा। D2 का R% बराबर कितना है मेरे पास में 2 है, तो 9 का 2 कितना परसेंट आ जाएगा बेटा 2/9, 2/9 बराबर कितना होता है 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%, ये आपका आंसर होगा। 22 सही 2/9%, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9/2 बराबर क्या होता है आपका 22 सही 2/9%। आपने ऐसे तोड़ दिया, देखो D3 बराबर 29 दे रखा है, तो 29 को 3D2 हमारा 9 है, ठीक है, 2 वर्ष का 3 वर्ष का और 2 वर्ष का ये दे रखा था मेरे को, तो 9 या 27, 27 के बाद कितना बचेगा 29 27 जाएंगे तो 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पे बचा होगा। ये क्या होगा D2 का R% होगा, तो 9 का R% ये होगा हमारा, ठीक है, समझ रहे। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बाबा। 3 साल और 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्रमशः 23:7 के अनुपात में है, प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है ये आपसे कहा जा रहा है। अभी मैंने क्या लिखवाया आपको, D3 बराबर 3D2 प्लस D2 का R%, ठीक है, यही मैंने लिखवाया बेटा, ये लिखवाया है। तो कितना दे रखा है मेरे को 3 साल का 23 रुपए, 23, ये क्या होगा 3D2 कितना 7 या 21 के बाद कितना बचेगा 2 बचेगा मेरे पास, 7 या 21 के बाद 2 बचेगा, मतलब 7 का 2 R% है, ठीक है, D2 का R% है ये 2, तो ये 2/7 आ जाएगा। 1/7 बराबर 14 सही 2/7%, तो 2/7 बराबर 14 दूनी 28, अच्छा ऐसे दे रखा तो ऐसे आएगा 200/7, इसको 200/7%, ये आपका आंसर हो जाएगा। दे ही नहीं रखा 14 में, तो ऐसे करेंगे, ठीक है, ये आपका आंसर होगा 200/7%, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है बहुत ज्यादा, ललुएस्ट एकदम। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना रुपए है 2 वर्ष में, जबकि तीसरे वर्ष के लिए यह अंतर 7,740 रुपए है। मूलधन ज्ञात करें यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो मैंने D3 बराबर आपको क्या लिखवाया था बेटा, D3 केवल तीसरे वर्ष का अंतर, D3 बराबर मैंने लिखवाया था 2D2 प्लस D2 का R%, मैंने ये आपको लिखवाया था, ठीक है। D3 बराबर 2D2 प्लस D2 का R%, ये हमने लिखवाया था। तो ये हमको कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमको 7,740 रुपए बराबर 2D2 कितना है मेरे पास में 2 साल का अंतर मेरे को 3600 रुपए दे रखा है, तो 3600 रुपए और प्लस 3600 का R%, मूलधन ज्ञात करें चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो 3600 रुपए के बाद ये कितना बचेगा बेटा 3600 दूनी 72, 7200 के बाद 540 बचेगा, 540, ठीक है, कितना बचेगा बेटा 540 बचेगा, 540, मतलब कि इस 3600 रुपए का ये 540 क्या है R% के बराबर है, ठीक है। तो ये जो है 540 जो है बेटा ये 3600 का कितना परसेंट है भाई, 3600 का कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछना मेरे से, मूलधन ज्ञात करें, ला 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 ला, ठीक है। D2 हमारे पास पता चल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता करना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। कितना परसेंट आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 9 चौक 36
और 9 छिक्का 54, 15%, 15% आ जाएगा, ठीक है 15%। इसको हटा दे 15%। ये इसका कितना परसेंट आ जाएगा बेटा, ये इसका आ जाएगा आपका 15%। अभी नहीं समझ में आ रहा ना, देखो ऐसे कर लो, कैसे कर लो, इधर कर लो। ये जो 540 है ये आपका 3600 का कितना परसेंट है, ऐसे कर लो आप, ठीक है। यहाँ से देखो डबल जीरो से डबल जीरो, 9 चौक 36 और 9 छिक्के 54 और 4 से काटोगे तो 4 एकन 4, 4 पन्ना 20, 15%। अभी समझ में आ गया, ये इसका 15% है, ठीक है। और ये क्या हमारा D2 बराबर क्या होता है बेटा, D2 बराबर क्या होता है आपका P इंटू आर स्क्वायर बट्टे 10,000, ये होता है, ठीक है 10,000 यही होता है। तो यहाँ से D2 मेरे को कितना रहेगा 3600 देखा, तो P इंटू का R 15%, 15% का 225 कर दो, चलो 225 कर देती हूँ, और बट्टे 10,000 स्क्वायर कर दिया मैंने, बराबर कितना दे रखा है मेरे को 3600 रुपए, 3600 रुपए। यहाँ से करूंगी तो 25 से काटूंगी 9 बच जाएगा, 25 से काटूंगी 400 बच जाएगा, 9 से काटूंगी 9 चौक 36, 400 बच जाएगा, और 400 इंटू 400 करूंगी तो यहाँ से जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 4 चौक 16 और 4 जीरो और लगा देंगे तो ये आपका 1,60,000 रुपया प्रिंसिपल आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1,60,000 रुपया। समझ गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फेंको भाई। एक राशि एक निश्चित ब्याज दर पर एक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा हो रही है, यह चक्रवृद्धि के बजाय साधारण ब्याज की गणना की जाए तो पहले 2 वर्षों के लिए 70 रुपए और पहले 3 वर्षों के लिए 213.5 रुपए कम हो जाएगा। राशि क्या है, बेसिकली हमने क्या क्या रखा है, ये 2 साल का अंतर है SICI का और ये 3 साल का अंतर है SICI का, और राशि हमसे पूछी है ये राशि क्या है। तो देखो बेटा 3 साल का अंतर हमने क्या लिखवाया आपको, D3 बराबर 3 D2 प्लस D2 का R%, ये हमने लिखवाया है, ठीक है। तो ये हमको कितना दे रखा है, ये दे रखा है 213.5 बराबर 3 D2 कितना है 70, तो कितना बचेगा 7 या 21, 210 के बाद कितना बचेगा बेटा 3.5 बचेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में पता करना है, ये 70 का कितना परसेंट है बेटा 5%, 70 का 10% 7 आएगा, तो ये 3.5 है, आधा है तो 5%, ठीक है 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आ गया हमारा। हमसे राशि पूछी है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इंटू 5% का 25 बट्टे 100, D2 कितना है मेरे पास में 70 है तो 70, यहाँ से 100 नहीं आएगा 10,000 आएगा भाई, 100 नहीं लिख सकते हम, ये हमारा दिमाग कौन सी दिशा में जा रहा है, यहाँ पे 10,000 रुपए, ठीक है बेटा, और बराबर 70 रुपए। यहाँ से 25 चौका 100 और P बराबर कितना आ जाएगा 7 चौक 28 और 3 जीरो और चिपका देंगे तो ये 28,000 रुपए आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, 28,000 रुपए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फेंके, देखो इसमें सब में फॉर्मूले लग रहे हैं, आपके अंतरात्मा भी बड़ी तृप्त हो रही होगी है ना कि फॉर्मूले मिल रहे हैं मेरे को। चलिए ये तृप्ति मत करो, थोड़ा बेसिक भी सीख लो। किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 2 वर्ष और 3 वर्ष में अंतर क्रमशः 132 रुपए और 407 रुपए है, तो समान मूलधन और समान वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो D3 हमको ये रखा है, D3 बराबर 3 D2 प्लस D2 का R%, ये कितना है हमारे पास में 407 बराबर 3 D2 कितना है बेटा 132 रुपए प्लस ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिका और 3 एकम 3, 396 से कितना ज्यादा है 4 और 7 11 रुपए, ठीक है कितना ज्यादा है 11 रुपए, तो ये 11 रुपए। D2 का R% कितना है बेटा 11 रुपए है, ठीक है। तो ये जो 11 रुपए है ये कितना परसेंट है इसका, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1/12, ठीक है कितना है बेटा ये 1/12, 1/12 बराबर कितना आता है आपका, परसेंटेज में चेंज करिए क्या, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा 1/12, फ्रैक्शन वैल्यू हमने बना दिया इसका, ठीक है फ्रैक्शन वैल्यू ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, फ्रैक्शन हमने ले लिया। तो समान मूलधन और समान वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अभी मेरे को ये D2 दे रखा है, D2 ठीक है, D2 कितना है 132 रुपए, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ से प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/12 स्क्वायर करना है तो 1/12 बराबर मेरे को कितना दे रखा है बेटा 132 रुपए दे रखा है, ठीक है ये दे रखा है, इधर ले लू मैं, ये मेरे को दे रखा है प्रिंसिपल इंटू 1/12 इंटू का 1/12 बराबर कितना दे रखा है 132 मेरे को दे रखा है, ठीक है बेटा। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 5 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, समान वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मुझे चाहिए P इंटू का 1/12 इंटू का 5, ये मुझे चाहिए, ठीक है ये मुझे चाहिए तो ये वाला 12 में इधर ले जाती हूँ और 5 से मल्टीपल कर लेती हूँ, इसको मैं बना लेती हूँ P इंटू का 1/12 इंटू का 5 बराबर 132 इंटू का 12 इधर जाएगा तो 12 और 5 से मल्टीपल कराए तो 5 से मल्टीपल इधर भी कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर इसके बराबर ये दोनों क्या हो गए बराबर, ये दोनों बराबर हो गए, तो इसके बराबर में क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 132 इंटू 12 × 60, इसे लिख सकती हूँ, कितना आ जाएगा 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19 और 6 × 6 और 7, 7,920 रुपए,
7,920 रुपए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7,920 रुपए आपका प्रिंसिपल, वो 5 वर्ष का साधारण ब्याज आ जाएगा। समान राशि पर समान वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज आपका 7,920 रुपए आ जाएगा। चलिए, किसी मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 4800 रुपए है, उसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज दर से जिस पर ब्याज समान रूप से उसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज दर से जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, किसी मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 4800 रुपए है, तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा। अब देखो, साधारण ब्याज क्या होता है बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। तो मैं यहां से कह सकती हूँ कि 12% इंटू का 8 बराबर मेरे को दे रखा है 4800 रुपए, ठीक है। तो 100% प्रिंसिपल रहा होगा, प्रिंसिपल अपने आप में कितना रहा होगा बेटा, 100% रहा होगा। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा, 12 से काटेंगे, 12 चौक 48 और 8 पंच 40, तो 5000 रुपए आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। 5000 रुपए, ठीक है, 8 पंच 40, 5000 रुपए प्रिंसिपल आ जाएगा। अब प्रिंसिपल 5000 रुपए आ गया। हमसे कहा जाए उसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में, ठीक है, 3 वर्षों में। तो मैं सीआई की बात करती हूँ, सीआई की, ठीक है। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे, 10% बराबर 1/10, और टाइम कितना दे रखा है बेटा मेरे को, टाइम दे रखा है मेरे को 3 साल का, 3 साल का। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि 1 साल में 10 से 11 होगा बेटा, 1 साल में कितना होगा बेटा, ये 10 से 11 होगा। तो 3 साल में कितना हो जाएगा बेटा, 3 साल में 10 का क्यों से 11 का क्यों, मतलब कि 1000 से ये 1331 आपका हो जाएगा। ब्याज कितना मिलेगा मेरे को, 331 रुपए मिलेगा। और इस 10,000 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 5000, 1000 की वैल्यू मेरे पास 5000 है, इसका 5 गुना है, तो ब्याज भी मेरे को कितना गुना मिलेगा, 5 गुना मिलेगा। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16, ये 1655 रुपए ब्याज आ जाएगा। एसआई, वो सीआई, सॉरी सीआई 1655 रुपए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, समझ गए ना। हमसे कहा जाता है उसी मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज दर से जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो 1655 रुपए। चलिए, किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1944 रुपए है, 2 वर्षों का, ठीक है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए, इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 2 वर्ष के लिए ही चाहिए, हमें राशि में पता करनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बेटा, प्रिंसिपल इंटू 2 साल का, एसआईसीआई का अंतर 1944 दे रखा है, 2 साल का बोले तो 15 का स्क्वायर 225, रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर बट्टे 10,000, 2 साल का अंतर हमको दे रखा है, ठीक है। ना ये 1944 रुपए ये हमको दे रखा है बेटा। यहाँ से आप काटोगे 25 निम्मा और 25 चौका 400 आ जाएगा, फिर 9 से इसको काटो, 9 दूनी 18, फिर 1 बचेगा, फिर 9 का 9 और 9 छिक्के 54, तो ये प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बेटा आपका, प्रिंसिपल आ जाएगा 0 0, 4 छिक्का 24 और 4 1 4 और 2 कितना होगा 6 और 4 दूनी 8, 86,400 रुपए प्रिंसिपल हमारा आ गया बेटा। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसी प्रिंसिपल पर 10% की दर से 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 10%, 10% बराबर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है बेटा 10%, 10% बराबर 1/10 होगा, और टाइम हमें दे रखा है कितना बेटा, 2 साल का, ठीक है। तो 1 साल में ये कितना होगा बेटा, 10 से 11 होगा, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 1 साल में 10 से 11, तो 2 साल में कितना हो जाएगा बेटा, 100 से 121 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका 1 साल में और ये आपका 2 साल में बेटा, ठीक है। ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज हमसे पूछा है ना, ब्याज पूछा है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, नहीं अमाउंट पूछा है, ब्याज नहीं पूछा हमसे, अमाउंट पूछा है। तो 121 की वैल्यू हमसे पूछी है, ये 100 की वैल्यू में क्या दे रखी है बेटा, 86,400 रुपए दे रखी है, 86,400, तो इसका 864 गुना है, तो इसका भी कितना आ जाएगा बेटा, इसका भी 864 गुना आ जाएगा, 864 गुना, ठीक है। कितना आ जाएगा बेटा, 864 गुना, लास्ट में 4 आएगा, एक भी दे रखा है, तो ये आपका 18,144 रुपए ये आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है। 18,144 रुपए, समझ गए, ऐसे आपको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, बाप रे थकान हो रही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, देख लो इसको, ढंग से समझ लो, ढंग से समझ लो, इसको हटा देते हैं। क्लास को ढंग से देखा करो, ढंग से, और ये टफ और इजी के चक्कर में मत रहो, बहुत पछताओगे बाद में चल के। जो पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं उसको ढंग से सीख लो, और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है अगर तो पूछ लिया करो, आपको बोल रखा है हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक आदमी ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपए का भुगतान करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई राशि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो बेटा, एक आदमी कुछ धनराशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में
4,410 रुपए का भुगतान करके सहमत हुआ। ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% थी, तो उधार ली गई राशि क्या थी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो बेटा 5% बराबर क्या होगा बेटा, 1/20 होगा आपका। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि 1 साल में क्या हुआ होगा, ये 20 से 21 हुआ होगा। ठीक है, 2 साल में कितना हुआ होगा, 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर 441 हुआ होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे ही कर देती हूँ, 1 साल में ये और 2 साल में ये, ऐसा ही रेशियो में मल्टीपल बन रहा है तो ऐसे काम चल जाएगा अपना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 4,410 रुपए। कितना गुना है बेटा इसका, 10 गुना है। ठीक है, तो इधर भी कितना आ जाएगा, 10 गुना, और ये आपका 4,000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिया है इसने, 4200 रुपए। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4200 रुपए। कितना गुना है बेटा इसका ये, तो ये आपका आ जाएगा 21 दूनी 42, 200 गुना। ठीक है, ऊपर से कर देते हैं, ये आपका 4200 रुपए। ठीक है, कितना गुना है इसका, तो 21 दूनी 42, 200 गुना है, तो इधर भी 200 गुना हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब कि 4,000 रुपए। ठीक है, ये भी कितना आ जाएगा, 4,000 रुपए। 21 2 दूनी 4 और 4,000 रुपए। ठीक है, 4,000 रुपए आ गया। तो उधार ली गई राशि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो 4,000 4,000 8,000 रुपए, 8,000 रुपए उसने क्या करा है, उधार लिया है बेटा। 8,000 रुपए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 8,000 रुपए उसने क्या करा है, उधार लिया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए, बाप रे, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर उधार दी गई थी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 1,460 रुपए है तो उधार दी गई धनराशि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। और देखो वार्षिक है, 1 वर्ष 9 महीने के लिए, 1 वर्ष 9 महीने के लिए 10% की दर से ब्याज जो है वो 1,460 रुपए है, तो उधार दी गई धनराशि क्या है। अब देखो कोई हाफ ईयरली या ईयरली नहीं है, केवल ईयरली है। तो 1 वर्ष के लिए जो ब्याज लगेगा वो तो अपना 10% ही लगेगा। ठीक है, 1 वर्ष के लिए। अब 9 महीने है तो 9 महीने को साल बना लो, साल बना लो। ठीक है, साल बनाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 तिरका और 3 चौक 12, ये 3/4 साल आ जाएगा। 3/4 साल के लिए ब्याज कितना लगेगा बेटा, 3/4 साल के लिए 10 × 3/4 ब्याज लगेगा। मतलब कि ये आपका कितना आ जाएगा, 5 और 2 5 तिया 15/4% का मतलब क्या होगा, 1/100 और करो तो फ्रैक्शन वैल्यू 5 तिया 15, 5 से ये 20 बार जाएगा तो ये 3/80 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब छोटा करके लिख देती हूँ मैं इसको, 3/80, इसको मैं लिख देती हूँ 3/80, थोड़ा सा इधर से। ठीक है, थोड़ा सा आगे से ले लेते हैं। ये हमारा 9 महीने के लिए, 9 महीने के लिए जो ब्याज लगेगा वो 9 महीने को मैं साल में बना लेती हूँ, तो ये साल बन जाएंगे 3/4 साल। ठीक है, तो 3/4 साल के लिए ब्याज आपका लगेगा कितना बेटा, कितना आ रहा था, यहाँ से करना पड़ेगा, मैं फिर से भूल गई, 3/10। ठीक है, तो ये 2 पंजे 2 दूनी, और ये आपका 5 तिया 15/2%, ये आपका लगेगा। ठीक है, 5 तिया 15/2%, ये आपका ब्याज लगेगा। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 1/10 आएगी, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो 3/80 आपका आएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे, नहीं 3/80 नहीं, 20, 5 तिया 15 और आपका 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, तो 3/40 आपका ये बनेगा। ठीक है, मैंने गलत कर दिया था पिछली बार, सही से लिख लेना इसको। तो इसको हटा दूं मैं, इसको हटा देती हूँ। अभी ये हमारा बनेगा बेटा। तो उधार ली गई राशि क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो पहले 1 साल के लिए, 1 साल में ये कितना हुआ होगा, 1 साल में हुआ होगा 10 से 11। ठीक है, 1 साल में, 1 साल में कितना हुआ होगा बेटा, 10 से 11 हुआ होगा। और बाकी ये जो 3/4 साल दे रखा है, इसमें कितना हुआ होगा बेटा, ये 40 से 3 ब्याज मिल रही है तो 43 से आपका हुआ होगा। ठीक है, ये हुआ होगा बाकी के 3/4 साल में। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया है, समझ मेरी बात को। तो टोटल ये कितना आ जाएगा, इधर टोटल आपका 400 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, धनराशि मेरे से पूछिए, उधार दी गई धनराशि क्या है, ब्याज मेरा ये दे रखा है। यहाँ से करोगे तो 3 और 7 और 4 ये आपका आ जाएगा। ब्याज कितनी मिल रही है बेटा, 73 रुपए ब्याज मिल रही है, 73। इस 73 की वैल्यू मेरे को 1,460 रुपए दे रखी है, और 400 की वैल्यू पूछी है। ये इसका कितना गुना है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, ये इसका 20 गुना है, 20 गुना। तो इसका 20 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 0 0 0 और 4 दूनी 8, 8,000 रुपए उधार दी गई धनराशि होगी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ऐसे कोई दे दिया जाएगा 1 वर्ष 9 महीना, ऐसे निकाल पाएंगे आराम से। पहले हमने 1 वर्ष के लिए ब्याज हमारी कितनी रहेगी, 10%, बाकी 9 महीने को हमने साल में कन्वर्ट कर लेना है। तो 9 महीने बराबर 3/4 साल बनेगा, 3/4 साल के लिए 15/2% बनेगा। कैसे किया था हमने ऐसे किया था कि 1 साल के लिए 10% है तो 3/4 साल के लिए 10 से मल्टीपल कर दो, कितना आ जाएगा, ये 2 दूनी और 2 पंजे 5 तिया 15/2%। अब 15/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/40 आपका होता है। ठीक है, चलिए पहले गलत हो गया था कैलकुलेशन में, अभी मैंने सही कर दिया इसको। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लो, इसको हटा देती हूँ, इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो समझ में नहीं आए पूछ लेना, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पूछ लेना मतलब पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैंक अपनी जमा राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, जिसकी गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, जिसकी गणना
अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। पेन आ जाओ भाई, अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2400 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो बेटा, अर्धवार्षिक रूप से जमा की जा रही है राशि जो है, ठीक है। वैसे भी अर्धवार्षिक दिख रहा है, 1 जनवरी को जमा करेगा, 1 जुलाई को 6 महीने का गैप है, ठीक है। अर्धवार्षिक वैसे दिख रहा है, बोल दिया उन्होंने, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर बोल दिया है तो 5% प्रति वर्ष है ये, ठीक है। 5% जो है 12 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, 5% है। तो 6 महीने के लिए कितना आ जाएगा, 6 महीने के लिए 2.5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.5% आ जाएगा, ठीक है। 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो ये 1/20 का आधा 1/40, ठीक है, 1/40 ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब हम करते हैं, तो पहले 1 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई को तो जमा किया, 1 साल की बात हो रही है टोटल वो, ठीक है, 1 साल की बात हो रही है, वर्ष के अंत में 1 साल की बात हो रही है। तो 1 जनवरी को जो पैसा जमा हुआ है, 1 जनवरी को कितना जमा हुआ है, 2400 रुपए, उस पर टोटल ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई तक ब्याज कितना बनेगा बेटा, इस पर ये देखते हैं पहले हम। 1 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई तक जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा इस 2400 रुपए पर, ठीक है। वो कितना बनेगा, 6 महीने का ब्याज बनेगा इस पर, 6 महीने का। तो 2400 रुपए पर 6 महीने का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 1/40 बनेगा इसका सिर्फ, ठीक है। इसका 1/40, 1/40 बराबर कितना आ जाएगा, 0 और 6 चौक 24, 60 रुपए ब्याज यहाँ पर इसको मिलेगा। कितना मिलेगा, 60 रुपए। फिर 1 जुलाई से लेकर के 1 साल का पूरा लास्ट में, ठीक है। 1 जुलाई से लेकर के आगे 1 साल की बात हो रही है, तो दिसंबर तक जाएंगे, ठीक है। 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक जाएंगे, जो भी है वो लास्ट के ईयर, लास्ट ईयर तक, ठीक है, ईयर के लास्ट तक, ठीक है, ईयर के लास्ट तक ऐसे लिख लेते हैं, ईयर के लास्ट तक, ठीक है। कितना बनेगा, 6 महीने, आगे बनेगा 6 महीना। तो आगे 6 महीने पर ब्याज कितना आ जाएगा, 2400, 2400 का 1/40 मतलब कि 60 रुपए। और ये वाले 60 पे भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि में, तो इस वाले 60 का भी कितना बेटा, 1/40, इसका 60 का भी 2.5% आगे 6 साल के लिए, ठीक है। आगे 6 महीने के लिए 1/40, 2.5% उस पर भी तो लगेगा ना, तो इस पे भी 2.5% लगेगा बेटा। इस पर 2.5% लगेगा, तो 1/40 इसको हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 एकन 4 और 4 पन्ना 20, 1.5 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। और इसका कितना, इसका 1/40, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आ जाएगा ये 61.5 रुपए। तो कैलकुलेशन वाला सवाल है, वैसे है नहीं उसमें कुछ भी। अब मैं 1 जुलाई से बात करती हूँ, ठीक है। 1 जुलाई से, 1 जुलाई से ईयर के लास्ट तक, ठीक है, ईयर के लास्ट तक, ईयर के लास्ट तक जो भी बनेगा, ठीक है। तो मेरे पास कितने टोटल, 6 मंथ, 6 मंथ है, ठीक है। कितना है, 6 मंथ है इसमें, केवल 6 महीने का। पहले हमने इसमें 6 महीने का करा, जनवरी से जुलाई तक, फिर जुलाई से लेकर के ईयर के लास्ट तक हमारा 61.5 रुपए। तो टोटल जो ब्याज बनेगा वो 60 रुपए ये वाला होगा और 61.5 रुपए ये वाला होगा। ध्यान रखना, 6 महीने का पहले वाला ब्याज मेरा ये है और लास्ट में 6 महीने का ये है, ऐड करेंगे बाद में हम। तो यहाँ पर 2400 रुपए जमा कराया इन्होंने, 2400 रुपए, ठीक है। कितना जमा करा, 2400 रुपए। 2400 रुपए पर 1/4 ब्याज मिलेगा, 1/40 ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा, 60 रुपए। कितना ब्याज मिलेगा बेटा, 60 रुपए ब्याज इनको मिलेगा। तो राशि टोटल कितनी हो जाएगी, मेरे से ये कहा जा रहा है, राशि कितनी हो जाएगी। अब देखो 2400 रुपए तो जनवरी के स्टार्टिंग में लगाए, 2400 रुपए बाद में लगा है, तो टोटल पैसा लगाया इन्होंने 24 4800 रुपए। 4800 रुपए तो पैसा इन्होंने लगाया है, ब्याज 60 रुपए यहाँ मिला है, 60 रुपए ही यहाँ मिला है, और 61.5 रुपए ब्याज इनको यहाँ मिला है, ठीक है। तो 6 6 6 6 18 180 181.5, तो 181.5 का मतलब क्या होगा, ये आपका 181.5। तो 4 9 और 8 1 पॉइंट है क्या कोई, 4 9 8 पॉइंट, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऐड करेंगे, देखो ये आपका 36 18 180, 180 को अगर ऐड करोगे तो 4980, और 1.5 को ऐड करोगे तो 81.50, ठीक है। समझ रहे ना, ऐड कर लेना आप इसको, ऐड करना तो आपको आता ही है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। था नहीं कुछ भी, कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना था आपने। ये क्वेश्चन आपका किसका है, CHSL 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना, नहीं तो पछताओगे बाद में। मैं तो कुछ नहीं कह सकती। देखो आपके एग्जाम में CHSL से नीचे तो लेवल गिरेगा नहीं, 12th लेवल का है, 12th लेवल का है, ठीक है। तो 12th लेवल से नीचे तो गिरेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने 12th लेवल का भी NTPC 12th और ग्रेजुएशन लेवल का है, तो 12th लेवल का पेपर ये CHSL भी होता है। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ये पेपर में नहीं आएगा तो ये गलतफहमी मत जीना, ठीक है। आ सकता है, कुछ भी आ सकता है पेपर में, तो आप सीख लेना इसको, और ये बेसिक है बहुत ज्यादा। चलो आगे बढ़ते हैं। 20,000 रुपए की राशि का निवेश 15 महीने में 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से छमाही में किया जाता है। 15 महीने के अंत में 1 दशमलव स्थान पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। वाव, देखो भाई, छमाही में किया जाता है, 15 महीने में 10% प्रतिवर्ष के हिसाब से छमाही में किया जाता है। 15 महीने के अंत में 1 दशमलव स्थान पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है।
तो छमाही में क्या आ जाएगा बेटा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रखी है वो कितनी आपकी 10% है। 10% कितने टाइम के लिए, पूरे 12 महीने के लिए। तो 12 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपकी 10% है बेटा, तो 6 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितनी मिली, 5%। अब 15 महीने की बात हो रही है, 15 महीने की। तो 15 महीने में हर 6 महीने पर आपको ब्याज देना है, ठीक है, हर 6 महीने पर। तो 6 महीने यहाँ और 6 महीने पर यहाँ और 6 और 6 12, बाद में कितने बचेंगे, 3 महीने बचेंगे। 3 महीने कितना बचेगा, 3 महीना बचेगा। तो 3 महीने के लिए मेरे को ब्याज चाहिए, ठीक है, 3 महीने के लिए चाहिए। तो यहाँ से 3 महीने के लिए कितनी आ जाएगी, 3 महीने के लिए 2.5% आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा, 2.5%। तो 6 महीने के लिए, ये वाले 6 महीने के लिए 5%, और ये वाले 6 महीने के लिए 5%, और ये वाले 3 महीने के लिए 2.5%। मेरे से कितना प्रॉफिट होगा, परसेंटेज में ही पूछा है, तो आप इस पे सक्सेसिव लगा के कर सकते हैं। इस पे सक्सेसिव लगाएंगे तो 5 और 5 10 और 5 25, 10.25% ये बनेगा आपका, ठीक है, 10.25% बनेगा। और इन दोनों पे लगा दो, अब इन दोनों पे लगाओगे कितना आ जाएगा ये आपका 12.75, 12.75 प्लस का 10.25 इंटू का 2.5/00, ठीक है, ये 100। इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका ये 13.00625 समथिंग बनेगा। तो आपका ये 13% आंसर आ जाएगा, ठीक है, 13%। आप इसको सॉल्व करके देख लेना बेटा, ठीक है, 13%। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लगभग इतना बनेगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन से। ऐसे आप सक्सेसिव, अगर आप डायरेक्ट नहीं लगा पा रहे हैं तो ऐसे लगाना, 5% पे हमने लगाया तो 5 प्लस का 5 प्लस का 5 इंटू 5/100, 25 और ये आपका 10.25%, समझे, ये बन गया हमारा। अब 10.25% यह है तो 10.25% प्लस का 2.5 और प्लस का 10.25 इंटू का 2.5/100 करोगे तो ये आपका 13 पॉइंट कुछ परसेंट बनेगा। तो ये आपका लगभग 13% आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने 2 बार बता दिया है, लगा के बता दिया, वहां पर मैं डायरेक्ट लिख दिया था ये बात, यहाँ पर मैंने लगा के बता दिया है आपको। हटा देती हूँ इसको, हटा दूं या रहने दूं, चलो हटा देती हूँ, वहां पे मैं लिख दिया, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, इसे हटा देती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और कैसे समझाऊं मैं, भगवान आपको थोड़ी सद्बुद्धि दे और आपको ये पता चले कि ये लेवल आपको सीखना है, ठीक है। पूरे एग्जाम पूरी क्लास के दौरान मेरे दिमाग में यही रहा। कल कमेंट पढ़ के मेरे को लगा कि बच्चे थोड़ा परेशान हो रहे हैं, उनको कैसे समझाया जाए। तो देखो मैं सिर्फ समझा सकती हूँ आपको कि आपको ये पढ़ना है, बाकी आपको अपना टाइम खराब करना है 2-4 साल, तो वो आपकी मर्जी है, मैं उसमें फिर कुछ नहीं कर सकती। क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ मैं। 5,000 रुपए की राशि को 19 महीनों के लिए 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेश किया जाता है, जो प्रति 7 माह में संयोजित होता है। 19 महीने के अंत में प्रतिशत लाभ दशमलव के 3 स्थान तक बताइए क्या होगा। अब देखो 19 महीने के लिए और ईयरली हमसे कहा जा रहा है, कोई हाफ ईयरली का चक्कर नहीं है, तो इसको मैं चेंज कर लेती हूँ 7 माह। 7 माह में संयोजित किया जाता है। अब देखो छमाही भी नहीं बोल रखा, 7 माह बोल रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, ठीक है। तो यह जो आपका 24% दे रखा है, ये 12 महीने के लिए 24% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, 24%। देखो तोड़ना सीखो, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आजकल, वो जमाना गया जब आपके क्वेश्चन इजी आ जाते थे। अब ऐसे सीखने हैं आपको, क्वेश्चन इजी है ये, बस उन्होंने कैलकुलेशन को थोड़ा सा ऐसा बना दिया है। अब देखो 19 महीने 7 महीने में बोल दिया, तो ये आपको सीखना है बेटा। तो 7 महीने के लिए कितना आ जाएगा, अगर 12 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% है, 7 महीने के लिए ये इसका 2 गुना, इसका 2 गुना करेंगे 14%, ठीक है, कितना आ जाएगा 14%। अब देखो 7 एक 7, 7 दूनी 14, 5 महीने मेरे पास बनेंगे, तो 5 महीने के लिए भी मेरे को जरूरत पड़ेगी, तो 5 महीने के लिए कितना आ जाएगा, 5 महीने के लिए कितना आ जाएगा 10%, बस। अब मैं इधर आ जाती हूँ, 19 महीने। 19 महीने मेरे को दे रखा है, प्रत्येक 7 महीने में, तो 7 महीने यहाँ और 7 महीने पे यहाँ, और बाद में 5 महीने बचेंगे, 5 महीने। तो 7 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%, अगले 7 महीने के लिए 14%, और फिर 5 महीने के लिए 10%। ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इनमें हम सक्सेसिव लगाएंगे, कितना आ जाएगा 14 14 28%, और 14 का स्क्वायर 196, तो 1.96, 28 का 29 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 96%, ठीक है, 29.96%। अब इसमें इसको भी ऐड करना है मेरे को, तो ये कितना आ जाएगा आपका 39.96%, 39.96 प्लस का 29.96 इंटू के 10/100, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ से इसको हटाएंगे, एक संख्या इसको पॉइंट हटेगा और यहाँ पे 0 लगेगा, हमारा पॉइंट लगेगा, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ लग जाएगा क्योंकि एक 10 है नीचे। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 39.96 प्लस का 2.996, तो ये 6 और ये 15 के 5 कैरी लेंगे 1, 18 19 कैरी लेंगे आपका 1 आ जाएगा, तो 12 के 2 कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, तो 42.96
42.956 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना परसेंट ये आपका आंसर होगा बेटा। तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, आप रेडी रहना। देखो मैं सिर्फ समझा सकती हूँ आपको, मैं बार बार यही बोल रही हूँ। इजी क्वेश्चंस के पीछे मत भागो। इजी सिर्फ आपके पेपर में जो आपका ट्रिक ब्रिक से सॉल्व हो जा रहे हैं बेसिक क्वेश्चन है, वो सिर्फ 10-12 मैक्सिमम 15 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो आपको पता होगा, नहीं लगा रहे हैं तो अपने साथ आप क्या बोले, बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं अपने करियर के साथ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इस साल सिलेक्शन आपका नहीं होगा। बात बहुत कड़वी है बट सच्ची है, मान लो हमारी बात को, और जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं इनको सीख लो। ये आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही कराए जा रहे हैं। ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी। उसमें 2023 और 24 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, चाहे वो एसएससी हो गया, चाहे वो आपका रेलवे हो गया, चाहे वो आपका स्टेट लेवल के पुलिस हो गया, लेखपाल वेखपाल हो गया, सबके क्वेश्चंस की एक सीरीज बनाई जाएगी, मिक्स करके वो कराई जाएगी। पढ़ने का तरीका यही होता है। अब आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ये नहीं है कि सिर्फ रेलवे वाला रेलवे के क्वेश्चन उठाएगा। मैथ है वो 12th लेवल के जितने भी पेपर होंगे सभी से उठा लेगा, ग्रेजुएशन लेवल के जितने पेपर होंगे सभी से उठा लेगा क्वेश्चंस। वो समझ रहे हो? तो अपना लेवल देख के पढ़ाई करा, क्योंकि 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो 12th लेवल के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व होने चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपसे सॉल्व होना चाहिए। एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि मुझे रेलवे वाले क्वेश्चन, रेलवे के लिए पेपर लेना है तो सिर्फ रेलवे वाले के लिए अलग से पेपर बनाऊंगा मैं, ऐसे नहीं देखते वो लोग। 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल ऐसे देखते हैं। चाहे आपको एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, लेखपाल हो गया, उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। समझ रहे ना? इस बात को समझने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी आप स्टूडेंट हैं, अभी नहीं समझोगे आप, तो मैं समझा रही हूँ तो समझ लो, मेरी बात मान के समझ लो। मैं आपका बुरा नहीं चाहूंगी, मेरा वो मेरे अंदर वो चीज है नहीं किसी का बुरा करना, मतलब मैं करना भी नहीं चाहती किसी का टाइम, मैं आपके टाइम तक खराब नहीं करना चाहती। सोचो तो मैं ये तो आपका करिए तो बहुत बड़ी बात हो गई। जब मैं पहली क्लास लेती हूँ किसी भी चैप्टर की, मैं आपको पर्सनली बोलती हूँ कि अगर आपको बेसिक आता है तो क्लास आपको नहीं देखनी है, सिर्फ पीडीएफ रिवाइज करनी है, टाइम को खराब नहीं करना है। टाइम बहुत वैल्यूबल चीज होती है। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं फालतू का कंटेंट पढ़ा के आपका टाइम खराब करूंगी क्या? आपको ऐसा लगता है क्या? थोड़ा तो ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर भाई, है? ये जो आपको सब करा रही हो ना, ये सब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्ट कर रही हो। क्वेश्चन सेलेक्ट करने में 4 से 5 घंटे जाते हैं मेरे। आपको ये जो मिल जाती है ना क्लास 1-1.25 घंटे की देखने के लिए, इसमें मेरी 4 से 5 घंटे क्वेश्चन सेलेक्ट करने में जाता है। उसके बाद पीडीएफ बनाना, उसको ये सीखना, ये तरीके सीखना कि इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से और कैसे समझाया जा सकता है। जैसे मैं तो उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं सॉल्व करती हूँ इसको इसलिए कि इस क्वेश्चन को आपको मैं और बेहतर तरीके से कैसे समझा सकती हूँ। लेकिन आप इस चीज को नहीं समझोगे। समझ लो बेटा इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? ज्यादा नहीं समझाऊंगी, मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि ये जो आपको कराया जा रहा है ये पूरा का पूरा आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है। अगर आप एक बार अच्छे से कर लोगे तो प्री और मेंस दोनों के लिए फ्री हो जाओगे, फिर मेंस में आपके लिए प्रैक्टिस रह जाएगी। नहीं तो अभी पढ़ोगे, फिर मेंस के लिए फिर से अलग से टाइम खराब करोगे, फिर मेंस में आपको टाइपिंग वगैरह भी सीखनी होगी, बहुत सारी चीजें हैं। बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आपसे, बस इतना ही ज्ञान दूंगी आज के लिए, ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, ठीक है? तो मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना, ठीक है? चलो।